अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे है, एक्सीलेटर ब्रेक, क्लच को फास्ट दबाते हैं, स्लो से छोड़ते हैं, एक हिसाब से छोड़ते हैं। ठीक है, ये सीख लिए आप। अब ये गाड़ी लेके निकले आप बाहर। ठीक है, ऐसे कैसे करके तो निकल जाओगे बाहर, रोड पे आ जाओगे। जब स्पीड पकड़ेगी गाड़ी, एक लेवल में आएगा, उसके बाद लेफ्ट लेग क्या करेगा आपका, दबाएगा भी कैसे हो, जैसे क्लच दबाते हैं। तो आप या मैं कोई और बंदा एक्सपेक्ट कर सकता है कि रोड के बीचों बीच कोई गाड़ी को सडनली रोकेगा, क्या होएगा, पीछे वाला घुस जाएगा, इतनी तगड़े घुसेगा कि आप गाड़ी आधी अंदर चली जाएगी। इसके लिए हमें, अगर आप ये गाड़ी खरीद रहे हैं तो यही सीखो, अगर आप ये गाड़ी चला रहे हैं तो यही सीखो। नहीं अभी खरीदने का आपका प्लान नहीं है तो आपको कम से कम मालूम होना चाहिए कि भाई कौन सी गाड़ी कैसे चलाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। लेकिन गलत चीज सीख के फिर अपने गाड़ी पे एक्सपेरिमेंट करना बहुत बुरी बात है, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत हैवी लॉस हो जाता है, हमें जान माल के दोनों की नुकसान हो जाता है। तो कभी भी हमें नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे राइट लेग से हम लोग कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, कभी भी हमें डायरेक्ट ऐसे एक्सीलेटर के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए, क्रॉस रखना चाहिए। ऐसे क्रॉस का मतलब ये होता है वी टाइप में रखना है, यानी हमारे पैडल्स के ऑपोजिट में यहाँ पे रखना है। यहाँ से हम एक्सीलेटर को ऑपरेट कर रहे हैं। जब हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो हम एक्सीलेटर छोड़ रहे हैं और वापस कहाँ जा रहे हैं, ब्रेक के पास जा रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो इसको यूज कर रहे हैं, वरना क्या कर रहे हैं, वापस हम एक्सीलेटर के पास चले जा रहे हैं। तो कभी भी इस तरह से रखने से हम पैनिक होकर एक्सीलेटर की बदले, ब्रेक की बदले में एक्सीलेटर नहीं दबाएंगे। डायरेक्ट रहेगा तो पैनिक होने की वजह से ब्रेक समझ के एक्सीलेटर को दबा देंगे। इसी तरह से मेडशल में 3 महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ। किया गाड़ी चला रही थी एक लेडी, और जोमेटो वाले को ठोक दी, उसके बाद एक मिर्ची बड्डी के अंदर चले गए, जोमेटो वाले की डेथ हो गई। पैनिक होने की वजह से ब्रेक के बदले में एक्सीलेटर दबा दी, क्योंकि वो जोमेटो वाला सामने आ गया था, वहाँ पे पैनिक। तो कभी भी इस तरह से कभी भी नहीं होना चाहिए हमें। इस तरह से हमें गाड़ी चलाना है। जब हमें एक्सीलेटर की जरूरत पड़ रही है, ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद में ब्रेक के पास आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट आते ही हम एक्सीलेटर को छोड़ रहे हैं, ब्रेक के पास आ रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो दबा रहे हैं, वरना फिर वापस एक्सीलेटर के पास जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सीलेटर को देने का मतलब क्या है, जैसे हम एक्सीलेटर को कैसे ऑपरेट करते हैं, ऐसे दबाते हैं, नहीं दबाते ना, किस तरह से दबाते हैं हम लोग, धीरे 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 दबाते हैं, इस तरह से धीरे धीरे दबाते हैं। तो जितना आप यहाँ पे दबा रहे हैं, इसका मतलब ये है आप अपने टाइम से पेट्रोल लाके कहाँ पे डाल रहे हैं, इंजन में डाल रहे हैं, जल रहा है वो। आप इसको जितना ज्यादा दबाओगे वो उतना भागेगी, उतना पेट्रोल लेगी। तो हमेशा हमें कैसे चलाना है, थर्ड ब्रेक को यूज करके गाड़ी चलाना है। अब बताओ थर्ड ब्रेक कहाँ से आ गया यहाँ पे, किस चीज को बोलते हैं थर्ड ब्रेक, आप ढूंढने लगे हैं कार के अंदर। आप थर्ड ब्रेक हमारे गुरु ने तो बताया है ना, जो एक्सीलेटर है इसी को थर्ड ब्रेक बोलते हैं। कैसे बोलते हैं इसको, जब आप एक्सीलेटर दबा रहे हो तो गाड़ी भाग रही है, जब आप एक्सीलेटर को छोड़ रहे हो तो क्या हो रही है गाड़ी, जैसे इक्वल हम लोग ब्रेक को ऑपरेट कर रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ से जब ऐसे एक्सीलेटर को छोड़ते हैं, जब गाड़ी हमारी क्या होती है, स्पीड कम होकर कंट्रोल होती है, जिस तरह से हम ब्रेक से कंट्रोल करते हैं। इसके लिए एक्सीलेटर को क्या बोलते हैं, थर्ड ब्रेक बोलते हैं। और जो बंदा थर्ड ब्रेक को यूज करते हुए गाड़ी को चलाएगा ना, उस बंदे की माइलेज सुपर रहेगी और गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं आएगा, क्योंकि उसका फुल कंसंट्रेशन रोड पे रहेगा। जैसे ये एक्सीलेटर दे रहा है, देख रहा है कि कोई बंदा साइड से आके हमारी लाइन में मर्ज हो रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक्सीलेटर को छोड़ेगा और वो मर्ज हो जाएगा, अपनी स्पीड पकड़ेगा। यहाँ पे ये बिना गियर चेंज किए, बिना हॉर्न दबाए, बिना ब्रेक किए, बिना कुछ किए, यहाँ से क्या करेगा, ये एक्सीलेटर को फिर वापस देते हुए चला जाएगा। तो हमेशा हमें इस तरह से करना चाहिए। अब यहाँ पे ब्रेक को कैसे यूज करना है, सडन ब्रेक नहीं मारना है, सडन ब्रेक है ही नहीं। सडन ब्रेक किसी की जान अभी जा रही है, माने कि आपकी गाड़ी चढ़ रही है उसके ऊपर, तभी आप उसको मार के जो है ना उसकी जान बचा, लेकिन नॉर्मली कभी भी सडन ब्रेक नहीं मारना है। पीछे वाला तो घुसेगा ही घुसेगा, क्योंकि हमें डिस्टेंस नहीं मेंटेन करता है। तो हमें याद रखना है सडन ब्रेक नहीं है, कभी भी हमें ब्रेक मारना है। तो जिस तरह से हम एक्सीलेटर को यूज कर रहे हैं, उसी तरीके से ब्रेक को यूज करना है। जिस तरह से एक्सीलेटर को यूज करते हैं, उसी तरह से ब्रेक को करना है। 100 मीटर के बाद में आपको रुकना है, आपको पता है वहाँ पे आपका डेस्टिनेशन है, तो आप यहीं से क्या करेंगे, अपने एक्सीलेटर को छोड़ के यहीं से अपने ब्रेक को ऐसे करते हुए जाएंगे
और वहाँ जाने के बाद पूरा ब्रेक करेंगे। यही आप एक्सपर्ट्स के साथ में बैठो, आप ऐसे हाथ रख के बैठे हैं कार में तो ऐसे बैठे रहेंगे, गाड़ी रुक जाएगी। वही अगर हमारे साथ में कोई बैठ जाए तो हम मार बुला देंगे, है ना, ब्रेक मार मार के। तो कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें 100 मीटर पहले रुकना है, तो यहाँ से हमें ब्रेक करते हुए जाना, वहाँ जाने के बाद पूरा कंप्लीट ब्रेक करना है। तो राइट लेग से हम दोनों ये ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। अब रहा सवाल, बहुत बार आपके इंस्ट्रक्टर बताते हैं आपको ये ब्रेक के पास कंफ्यूजन आता है। ये बंदा क्या है यार, कभी बोलता है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, उसके बाद बोलता है क्लच दबाओ, फिर उसके बाद बोलता है ब्रेक कर दो, कभी बोलता है पहले क्लच दबाओ बाद में ब्रेक करो। फिर फंडा समझ में नहीं आता है ना, बोलता है ना वो, कभी ब्रेक पहले बोलता है, कभी बाद में क्लच बोलता है, फिर कभी पहले क्लच बोलता है, बाद में फिर ब्रेक बोलता है। तो याद रखो 100 से 50 तक अगर आपकी स्पीड है, 100 से अगर 50 तक आपकी स्पीड है, मतलब कि इस बीच में आप कहीं पे भी गाड़ी चला रहे हैं तो यहाँ पे आपको करना चाहिए पहले ब्रेक से कंट्रोल करना है कार। जब 50 तक आ जाएगी, 40 के करीब करीब आ जाएगी गाड़ी, तब क्या करना है, क्लच को ऑपरेट करना है, उसके बाद कंप्लीट ब्रेक करना है। तो यहाँ पे हम पहले ब्रेक को क्यों अप्लाई कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हम लोग बोले ना स्पीड ज़्यादा रहने के टाइम क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। अगर आप स्पीड ज़्यादा रहने के टाइम क्लच दबा देंगे, कार की स्पीड और बढ़ जाएगी और कंट्रोल से बाहर हो जाएगी गाड़ी। तो कभी भी जो है ना रनिंग में जब स्पीड ज़्यादा रहती है क्लच को नहीं दबाना, गाड़ी फ्री हो जाती है। ये एक्सपीरियंस जो है ना, जो 2 व्हीलर गियर वाली गाड़ी चलाते हैं उनको पता रहता है। अगर आप डाउन में गियर में रहने के टाइम क्लच दबा दो, अनकंट्रोल होकर गाड़ी गिर जाएगी, मार लग जाएगा। इससे ही कार का भी वही सिस्टम है, कभी भी हमें ज़्यादा स्पीड में क्लच को नहीं दबाना चाहिए। पहले कार को हमारे कंट्रोल में लाना है। तो किस तरह से लाना है, ब्रेक को अप्लाई करते हुए कार को हमारी कंट्रोल में आ जाएगी। 50 की स्पीड में आने के बाद में हमारी कंट्रोल में आ गई ना, तब क्लच दबाना है। तो यहाँ पे क्लच क्यों दबा रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट स्लो में रहेगी गाड़ी, डायरेक्ट अगर ब्रेक करेंगे तो गाड़ी कैसे हो जाती है, ऐसे ऐसे करती है ना। क्यों कर रही है ऐसे, इंजन खींच रहा है और ब्रेक से आप उसको जाने नहीं दे रहे हैं। तो इंजन की कैपेसिटी जितनी है वो खींच रहा है, और जब इसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो इंजन बंद पड़ जाता है। तो हमारा क्लच दबाने का मतलब क्या है, गाड़ी स्पीड में रह दो और स्लो में रह दो। क्लच का मतलब क्या है, इंजन गियर के कनेक्शन को तोड़ रहे हैं। यहाँ पे इंजन ऑन रहेगा, क्लच दबाने पे गियर नहीं काम करेगा। जब फिर हम क्लच को छोड़ेंगे तो फिर ये इससे ज्वाइंट होएगा, फिर इसको खींचना स्टार्ट करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जब हाई स्पीड ज़्यादा रहेगी हमारी, पहले ब्रेक बाद में क्लच, टोटल ब्रेक, ठीक है। अब जब हमारी स्पीड कम रहेगी, पहले क्लच बाद में ब्रेक। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रख के गाड़ी को आगे चलाना है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लच कितने चीज़ में हमें काम करता है, कैसे हेल्प करता है। एक तो ब्रेक के साथ में हेल्प कर रहा है, इंजन गियर के कनेक्शन को तोड़ रहा है, इंजन को ऑन रख रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, हमें गियर बदलने के लिए आपको हेल्प कर रहा है। तो ये गियर कभी भी देखो क्लच को दबा के ही कार को स्टार्ट करना चाहिए। कभी भी कोई भी एक मैनुअल गाड़ी को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, क्लच और ब्रेक को दबा के स्टार्ट करना है और कार में बैठने। सबसे पहले कार में बैठ जाए, क्लच अपना एडजस्ट कर ले। एडजस्ट कैसे करेंगे क्लच को, आप सीट जो रहता है हमारा, सीट से जो है ना आगे तक ले हैं, हमारा लेंथ जितना है उस हिसाब से क्लच को दबा रहे हैं। क्लच को दबा रहे हैं तो फ्लोर तक जाना है आपको, ठीक है। फ्लोर तक जाने के बाद में अगर आप आराम से ऐसे क्लच को दबा रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आप क्लच को ऐसे करके दबा रहे हैं, परोड़ रहा नहीं आपको, तो फिर आप क्या करेंगे, सीट को आगे की तरफ करेंगे। आगे की तरफ करके एक सेट कर लेंगे ना, तो बाकी के दो आप ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आप समझ में आ गया। तो ये क्लच को दबाना है, इधर ब्रेक को दबाना है, कार को स्टार्ट करना है, फर्स्ट गियर लगाना है। अब यहाँ पे हम लोग मिस्टेक करते हैं, अब चलना है ना तो एक्सीलेटर देना है करके ब्रेक को छोड़ देते हैं। तो जिस जगह पे गाड़ी ठहरी रहती है शायद ऐसी रहेगी या ऐसी रहेगी। अगर ऐसी रहेगी तो गाड़ी सामने जाना स्टार्ट हो जाएगी, ब्रेक छोड़ देगी, क्लच दबा हुआ, हैंड ब्रेक डाउन है। अगर ऐसी रहेगी तो कार पीछे आना स्टार्ट हो जाएगी। तब पैनिक होकर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ करके गाड़ी को बंद कर देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले हमें कार को क्लच एंड ब्रेक दबा के स्टार्ट करना है, फर्स्ट गियर लगाना है, बिना ब्रेक को छोड़े हुए। क्या छोड़ना है आपको, क्लच छोड़ना है। क्लच को आप जब धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, क्लच का एक पॉइंट आने के बाद में वहाँ पे कार वाइब्रेशन करना स्टार्ट करेगी। आप एक वाइब्रेशन आएगा, ये वाइब्रेशन आपको इंडिकेट कर रहा है कि अब ब्रेक छोड़ो, मुझे निकलना है। तो कार आपसे बात कर रही है, तो यहाँ पे क्लच को आप होल्ड कर देना है जहाँ पे वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ है। उसके बाद ब्रेक को धीरे से रिलीज करना है,
1 इंच भी गाड़ी आपकी पीछे नहीं जाएगी और बंद नहीं पड़ेगी। कार यहाँ से ऐसे सामने ही जाना स्टार्ट होगी। जैसे आप फिर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया, हैवी ट्रैफिक में है, या आप फिर रुकना है आपको, डायरेक्ट आप ब्रेक कर रहे हैं, गाड़ी रुक रही है, ठीक है। फिर जैसे आप ब्रेक छोड़ेंगे फिर वहीं से गाड़ी आपकी आगे चलना स्टार्ट होगी। जैसे फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर ब्रेक कर रहे हैं, गाड़ी रुक रही है, फिर ब्रेक छोड़ रहे हैं, तो वहीं से आपकी गाड़ी आगे जाना स्टार्ट होगी। और ये चीज़ हमें कहाँ कहाँ यूज़ होती है? एक तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, इसके साथ साथ में आप देखेंगे सिग्नल्स के पास में, यू टर्न्स के पास में, टर्निंग्स के पास में, यही फॉर्मूला है हाफ क्लच वाला, ठीक है। इसी हिसाब से आप यहाँ पे गाड़ी आप में आप खड़ा करते हैं, आपके सामने ऑब्जेक्ट है, अगर ब्रेक छोड़ दोगे तो गाड़ी पीछे आ जाएगी, पीछे वाले को लग जाएगी। तो यहीं से हम लोग क्या कर रहे हैं, यही फॉर्मूला को यूज़ करके वहाँ से हम गाड़ी को आगे ऐसे करके ले जा रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट आपके सामने से पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद पूरा क्लच छोड़ के आप अपने एक्सीलेटर को बढ़ा के उसके बाद जो भी गियर चेंज करना है आप वो चेंज करके चले जा सकते हैं। यहीं पे आप देखेंगे ऑटोमेटिक सिस्टम, ये तो मैनुअल हो गया। ऑटोमेटिक बहुत आसान है चलाना, क्योंकि हम पैसे ज़्यादा दे रहे हैं। यहाँ पे आप 10 लाख दे रहे हैं तो यहाँ पे 12 लाख दे रहे हैं, है ना, तो बहुत आसान रहता है। यहाँ पे सिस्टम क्या रहता है, ब्रेक ही सब काम करता है, ठीक है। स्पीड बढ़ाने के लिए ये है, बाकी का काम सब यही करता है। ब्रेक को दबाए बगैर अगर आप कार स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपकी कार स्टार्ट नहीं होगी। ब्रेक को दबाना है, कार को स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में ब्रेक को दबा के ही आपको गियर लगाना है, और उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, ब्रेक को जैसे छोड़ेंगे, हम जो मैनुअल में जो सिस्टम किए थे ना, सेम वही वाला रहेगा यहाँ पे। जैसे आप ब्रेक को छोड़ेंगे कार चलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे एक लेवल में जाने के बाद यहाँ से आप एक्सीलेटर देते हुए उसको बढ़ा के चले जा सकते हैं। इन गाड़ियों में कार फर्स्ट गियर में रुक जाना या झटके मारना या फिर नहीं तो अपहिल में रुकने के टाइम पीछे आना, ये सारी चीज़ें नहीं रहती। इसके लिए 2 लाख ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम कुछ नहीं रहता, बस यहाँ पे हमारा लेफ्ट लेग जो रहता है वो रेस्ट में रहता है, कभी भी उसको राइट में नहीं लाना चाहिए, वो याद रखना है, ध्यान रखना है। ओके, आप बैठ गए हैं मैनुअल कार में, तो मैं मैनुअल कार चला रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ऑटोमेटिक में आ गए तो ध्यान में रखना है मैं ऑटोमेटिक चला रहा हूँ, वरना फिर लेफ्ट लेग से क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक कर देंगे तो गाड़ी का एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। इसी हिसाब से आप देखेंगे एक और प्रॉब्लम हमें क्या आता है, गियर बदलने के टाइम पे प्रॉब्लम आता है। गियर बदलने के टाइम पे क्या प्रॉब्लम आता है हमें, एक तो सेकंड गियर में जब थर्ड गियर से आते हैं तो कौन सा गियर लगता है, बड़े प्यार से लगता है, फोर्थ गियर लग जाता है ना। थर्ड गियर से सेकंड आना चाह रहे हैं लेकिन वो आता कहाँ है, वो फोर्थ आता है। और सेकंड गियर से आप थर्ड गियर में जाना चाह रहे हैं तो कौन सा लगता है आपसे, फर्स्ट गियर लगता है। गाड़ी करके ऐसे करके रुक जाती है, इंस्ट्रक्टर चिल्ला से बोलते हैं फर्स्ट गियर बता दिए आपको। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि वो गियर सिस्टम को समझना चाहिए। और तीसरा प्रॉब्लम क्या आता है, कार चलाते हैं, जैसे गुरुजी बोल दिया आपको कि गियर बदलो, सारा कुछ छोड़ देते हैं, ऐसे देखने लगते हैं, है ना, ऐसे देखते हैं ना, तो चलाते हैं, वो बोलेंगे गियर बदलो, ऐसे देखते हैं। तो क्यों इधर देख रहे हैं हम लोग, क्या रीजन है इधर देखने का, गियर चेंज करना। गियर तो चेंज करना है, बिना देखे भी गियर चेंज कर सकते हैं, लेकिन देख क्यों रहे हैं, ठीक है, कौन से गियर में है, तो वो गियर तो ऑटोमेटिक चेंज करना है ना हमें, उसमें से तो निकालना है हमें, क्योंकि दूसरी गियर की जरूरत पड़ रही है। क्यों देख रहे हैं, देखो हमारे पास आंसर नहीं है उसका। तो जब ये फॉर्मूला जब मैं बताऊंगा आपको तो उसका आंसर मिल जाएगा, हर कोई देखता है। और आपको गियर बोलने से पहले ही आपके गुरुजी क्या करते हैं, वहाँ पे अपना हाथ वहाँ पे रख देते हैं, कहाँ पे, स्टेयरिंग पे। क्यों रखते हैं, इधर देखने के टाइम पे क्या होता है, आपकी स्टेयरिंग देखो, मैं ऐसे देख रहा हूँ, मेरे दोनों हाथ क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं, इसमें रोड एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। इसके लिए कार के अंदर देख के चलाने का कुछ नहीं है, कार के बाहर देख के ही चलाना है। कार के अंदर देख के चलाने का क्या है, रियर व्यू मिरर और क्लस्टर। क्लस्टर इसलिए देख रहे हैं कि हार्मफुल इंडिकेशन आके फ्लेम आ जाएगा क्या गाड़ी के अंदर, कोई हार्मफुल इंडिकेशन आ रहा है क्या। रियर व्यू मिरर क्यों देख रहे हैं, हमें कोई फॉलो कर रहा है या हमारे क्लोजर में कोई आ गया है क्या, हमें पीछे से कोई ठोक सकता है क्या, ये देख रहे हैं। उसको भी देखने का तरीका है, ऐसे चला रहे हैं हम लोग, एक बार ऐसे देखे, इसे देखे, फिर वापस चले, 4-4 मिनट 5-5 मिनट नहीं देखना है, जस्ट ऐसे देखें, कोई नहीं है, ओके, ये सीधा देखिए, वरना फिर आपका ये विजन जब डिस्टर्ब होएगा तो कार इधर उधर चली जाएगी। इसके लिए ऐसे ऐसे देखें और वापस चले गए, सिर्फ वो हार्मफुल इंडिकेशन आ रहे हैं या नहीं देखने के। तो कार के अंदर देखने के चलाने का नहीं है, गियर भी डालना है तो बिना देखने के डालना है। तब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये जो गियर होता है किस तरह से होता है। गियर में भी आपको
तीन चीजें होती है गियर में। आप यहाँ पे देखेंगे एक मैनुअल है, एक मैनुअल कार में आपको गियर कैसे आते हैं 1 2 3 4 5 रिवर्स। चंद कंपनी क्या किए हैं रिवर्स गियर को प्लेस बदले, है ना। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कार चलती टाइम पे हम रिवर्स नहीं डालते हैं, कार रुके टाइम पे रिवर्स डालते हैं, तो हम देख के डाल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि चलती नहीं रही है। और यहाँ पे एक और होता है जो कि ऑटोमेटिक में CVT होता है, जिसमें स्ट्रेट गियर होते हैं। इसमें आप देखेंगे पार्किंग होता है, डी ड्राइव होता है, न्यूट्रल होता है, D1 रहता है। अगर आप 7-8 लाख रुपए की गाड़ी खरीदे तो उसके बाद में आप 1 और लाख दे रहे हैं तो फिर ये ऐसे बढ़ाते चला जाता है, जितने हम ज़्यादा पैसे देंगे उतना बढ़ाते चले जाता है। और इसमें एक और आता है सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक में आप देखेंगे यहाँ पे पार्किंग, न्यूट्रल, डी ड्राइव, प्लस एंड माइनस रहता है। इसमें आप देखेंगे चलाने का तरीका दोनों एक ही है, लेकिन गेज सिस्टम को बदला गया है। लेकिन कार चलाने का जो मजा है, कार आपको जो फील आना चाहिए ना अंदर से, मैं कार चला रहा हूँ, कार, वो यहाँ आता है, यहाँ नहीं आता। यहाँ कब आएगा वो, जब आप फर्स्ट गियर लगा के जो क्लच को छोड़ोगे ना, जो निकलती है देखो गाड़ी, जो वहाँ से ऐसे करके जो निकलती है, वहाँ हमें फील आता है कि मैंने कार चला रहा हूँ। यहाँ नहीं आता। यहाँ क्या है ना, तो ब्रेक छोड़ेंगे तो ऐसे करके निकलेगी, वो फील नहीं आती है। जो कार का मजा जो आता है यहीं पे आता है, जो क्लच वाली गाड़ी होती है। तो यहाँ पे देखो ये सेंटर से लेके यहाँ तक क्या है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल के ऊपर की तरफ कौन कौन से गियर हैं 1 3 5। न्यूट्रल के नीचे की तरफ रिवर्स। रिवर्स को मारो गोली, वो रुकने के टाइम डालते हैं, चलते टाइम नहीं डालते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे हम आसानी से समझेंगे। अब ये गियर वाला सिस्टम है। जिस गाड़ी में रिवर्स जो है ना यहाँ के बदले में यहाँ देता है, उन गाड़ी के जो गियर लीवर होता है उसके अंदर ये बटन देता है। जब तक आप इसको प्रेस नहीं करोगे वो रिवर्स के प्लेस में जाएगा नहीं, ठीक है। आप इसको बिना प्रेस किए मार कितना भी आप गियर डालने की कोशिश करेंगे तो वो प्लेस में जाएगा नहीं, जब तक आप इसको प्रेस ना करें, ठीक है। तो जिस गाड़ी में ये चीज़ लगी है तो आप समझ लेना कि इसका रिवर्स गियर दूसरी प्लेस में आया है, फर्स्ट के बाजू में आया है। अब यहाँ पे देखो, अब ये लेफ्ट में मैंने इसको दबा के छोड़ दिया हूँ, कहाँ पे आया है सेंटर में। सेंटर कौन सा होता है, किन गियरों के ऑपोजिट में होता है, थर्ड एंड फोर्थ के ऑपोजिट में, ओके। इसको राइट में दबा के मैंने छोड़ दिया है, कहाँ पे आ गया है सेंटर। कहाँ पे होता है सेंटर, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में होता है यहाँ, ठीक है। आप इसको कौन से भी गियर से अगर न्यूट्रल कर देवे और इसको छोड़ देवे, ये दौड़ के अपनी प्लेस में आ जाएगा, कहाँ पे सेंटर में। तो ये ध्यान रखना है हमें। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट गियर हमने लगाया है, प्रेस, फर्स्ट गियर हो गया, कार की स्पीड पकड़ी। अब सेकंड लगाना है, तो यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग, इसी जगह से दीवार में इधर लेफ्ट को प्रेस करके स्ट्राइट खींच लेते हैं ऐसे। सेकंड गियर तो बढ़िया पड़े गिर जाएगा, लेकिन जब आप थर्ड से सेकंड आना चाह रहे हो तब फोर्थ में जाएगा। तो कभी भी हमें ये मिस्टेक नहीं करना चाहिए। देखो फर्स्ट गियर प्रेस, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर डालना है तो इसको करना है न्यूट्रल, ये सेंटर में आ गया ना, प्रेस एंड सेकंड की आदत डालना चाहिए। जब कभी भी आप फर्स्ट गियर से सेकंड गियर डाल रहे हैं तो न्यूट्रल, प्रेस एंड सेकंड। जब आप थर्ड गियर से आने की, सेकंड में आने की कोशिश करेंगे तब आपको ध्यान में रहेगा न्यूट्रल, प्रेस एंड सेकंड। तो कभी भी हमारा फोर्थ गियर नहीं गिरेगा, ठीक है। अब देखो हमने सेकंड गियर डाल दिया, ये फर्स्ट हो गया। अब हमें कौन सा गियर डालना है, सेकंड, न्यूट्रल, प्रेस एंड सेकंड। अब थर्ड गियर के बजाय हमें फर्स्ट गियर जो गिर रहा है ना, वो भी रीजन ये है, हम इसको पकड़े रखते हैं और यहाँ पे न्यूट्रल करते हैं और उसको थोड़ा सा राइट ले जाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। जब ये राइट करेक्ट नहीं आएगा ना, तो कहाँ पे रहेगा, कौन सी प्लेस में रहेगा, वो फर्स्ट की प्लेस में रहेगा, इसके लिए फर्स्ट में जाएगा। तो हमें क्या करना है, सेकंड गियर जब लगाना है तो सेकंड से थर्ड में जब जाना है तो इसको हमें पकड़े नहीं रखना है। इसको क्या करना है, वन स्टेप, कहाँ आ गया ये, थर्ड एंड फोर्थ के अपोजिट, आपको ऑटोमेटिक आ गया, आपको राइट नहीं ले जाना है। सेकंड से जब आप ऐसे कर रहे हैं अपने आप वो थर्ड के पास आ गया, वन से सेकंड गियर से थर्ड जाना है, वन स्टेप, वन सेकंड। कुछ भी राइट नहीं करना है, आपसे कभी भी फर्स्ट गियर नहीं गिरेगा। फोर्थ गियर लगाना है, ऐसे आपके हैंड को ऐसे करना है, वन स्टेप, वन सेकंड। फिफ्थ गियर न्यूट्रल, प्रेस, ऊपर।
और इसको इतना हल्का सा पकड़ना चाहिए, एक रोज फ्लावर को जैसे पकड़ते हैं हम, इतना ही पकड़ना चाहिए, बहुत टाइट नहीं पकड़ना चाहिए। आपके 2 फिंगर से गियर गिरते हैं अगर करेक्ट मूवमेंट अगर आप लेंगे इसका। तो एक गियर से जब दूसरे गियर में जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कंपल्सरी कि आप इसको न्यूट्रल में हाफ सेकंड रुकना है। जैसे अभी देखो फर्स्ट गियर, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेकंड गियर न्यूट्रल, प्रेस एंड सेकंड। थर्ड गियर न्यूट्रल, once again। फोर्थ गियर न्यूट्रल, once again। फिफ्थ गियर न्यूट्रल, प्रेस प्रेस। आपके गियर डालने के तरीके से आपके जो दोस्त लोग जिनके लिए आप ट्रीट देने के लिए ले जा रहे हैं ना गाड़ी में, अपनी कार नहीं खरीदा हूँ मैं करके, तो आपके गियर डालने के तरीके को देख के वो लोग को पता चल जाता है कि आपको ड्राइविंग आती है कि नहीं है। आप इतनी स्मूथ अगर गियर डाल रहे हैं तो आपके साथ बैठे रहेंगे। अगर आप मार ऐसे करके गियर डाल रहे हैं तो वो बोलेंगे तू रोक दे, नहीं तो हम लोग वहाँ आके ले लेंगे, ऑटो से आ जाएंगे, तू अपने जा, तेरे को नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, इस तरह के डालना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि हम जो नीचे की तरफ देख रहे हैं कार चलाने के टाइम, ठीक है, चला रहे हैं, इस तरह से देखने से क्या होता है, स्टीयरिंग हमारी लेफ्ट को चली जाती है। तो देखना नहीं है, तो सबसे पहले हमें गियर बदलना है। जो गियर में है उससे हमें क्या लेना देना है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे सीखे ना, सेंटर से ऊपर की तरफ कौन से गियर आते हैं, 135। और ये 135 कहाँ पे रहते हैं गियर, किस तरफ को होते हैं, कार के आगे तरफ, ड्राइव बोर्ड की तरफ होती है, सामने की तरफ, इस तरफ को, ठीक है। और 24 किस तरफ को होती है, हैंड ब्रेक की तरफ। तो देखो हम कार चला रहे हैं, बिना देखे के हमारा हैंड यहाँ पे गियर लीवर पे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें गियर बदलना है, हमें कंफर्म करना है यहाँ पे कि न्यूट्रल किधर साइड में होता है, वही देखने के लिए हम नीचे देख रहे हैं। न्यूट्रल किस तरफ को होता है वही देखने के लिए हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ से हाथ हम यहाँ पे लाना है और गियर लीवर पे हाथ रख के हमें पीछे की तरफ यानी हैंड ब्रेक की तरफ खींच रहे हैं। यहाँ आपका लीवर अगर नहीं आ रहा है, न्यूट्रल नहीं हो रहा है, तो आप कौन सी गियर में है, इधर आप सेकेंड गियर में है या फोर्थ गियर में। तो न्यूट्रल किस तरफ को होता है, 1 स्टेप अप, उसके बाद कहाँ पे जाना है आपको आसानी से पता चलता है। तो ये न्यूट्रल 1 स्टेप अप है कि 1 स्टेप डाउन है, यही देखने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसके लिए बिना देखेंगे हैंड यहाँ पे रख के पीछे की तरफ खींच रहा हो कि मैं डाउन गियर में हूँ, मेरा न्यूट्रल 1 स्टेप ऊपर होएगा, उसके बाद मुझे सेकंड गियर जाना है या उसके बाद फर्स्ट गियर जाना है। तो ऐसे ही हाथ रख रहे हैं हम, गियर लीवर पे हाथ रख रहे हैं, सामने की तरफ से ढकेल के देख रहे हैं, तो सामने नहीं जा रहा है, मतलब मैं फ्रंट गियर में हूँ। न्यूट्रल किस तरफ को होता है, 1 स्टेप डाउन, उसके बाद कौन से गियर में जाना है हमें आसानी से पता चल जाता है। समझ में आ गया ना। तो कल से हम लोग नहीं देखेंगे और आपके गुरुजी कल बोलेंगे क्या बात है भाई अंदर नहीं देख के डाल रहे हैं आप गियर, ओके। और इमीडिएटली आपको पूछेंगे कल क्लास में अटेंड हुए क्या आप करके, ये भी पूछेंगे इमीडिएटली। तो हमें क्या है ये देखना है। तो याद रखो यहाँ पे एक डायग्राम बताया है, अदर कंट्रीज में है तो हमें चलेगा ये दिया है ना, इस गियर सिस्टम, गियर पोजीशन दिया है ना। इसके अंदर देखो आप नीचे लिखा है फर्स्ट गियर अप टू ए स्पीड लिमिट ऑफ 0 to 30 किलोमीटर। क्या हम लोग यहाँ चला सकते हैं इसे, हमारे यहाँ से फर्स्ट गियर लगा के गाड़ी की स्पीड पकड़ते कुत्ता आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगा, वरना कोई ऐसे ऑपोजिट में डायरेक्शन से चलते हुए आएगा, बोलेगा ऊपर से नीचे तक हमें ही देखेगा, वो आ रहा है रॉन्ग साइड और हमें ही देखेगा फिर, ठीक है। ऐसे तो नहीं होता है, हमें गियर बदलना जो है मैन्युअली बदलना है, ठीक है। ऐसी स्पीड को देख के हम नहीं बदल सकते। अब यहाँ पे कैसे बदलना है, जब आपकी स्पीड बढ़ाना है गियर की तो आप कैसे बढ़ाना है, 1 2 3 4 5 6 7 गियर तक है अभी आ रही हैं, तो आप कैसे बढ़ा रहे हैं, सीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, स्पीड बढ़ाना है। स्पीड को कम करना है, जैसे 5th गियर में जा रहे हैं, आपकी स्पीड कम हो गई, कोई ऑब्जेक्ट आ गया, आपने क्लच दबा के ब्रेक किया या डायरेक्ट ब्रेक करके क्लच दबाया है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी स्पीड एकदम से डाउन हो रही है। तो आप जब स्पीड डाउन होती है तो 5th गियर से आप 2nd गियर में भी आ सकते हैं डाउन होने के टाइम। स्पीड बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 ऐसे ही बढ़ाते हुए आपको जाना है। अब गियर कब बदलना है और स्पीड को कैसे समझना है बताइए। फर्स्ट गियर डालने के बाद 2nd गियर कब डालते हैं हम लोग, इसको नहीं फॉलो होना है, मैन्युअली है। तो कैसे पता चलता है हमें गियर बदलना है अभी, तो इंजन की जो साउंड आती है, नॉइस जो आती है इंजन की, वो बताती है हमें। जैसे फर्स्ट गियर डाल के आप एक्सीलेटर दे रहे हैं
तो इंजन अभी साइलेंट रहेगा, जब इसकी कैपेसिटी खत्म होगी तो वो नॉइज करना स्टार्ट करेगा, वहाँ से आपको आवाज़ आएगी करके आवाज़ आएगी, तो वो आपको बोल रहा है कि मेरी कैपेसिटी इस गियर के साथ हो गई, अब आप दूसरा गियर लगाओ। जैसे आप दूसरा गियर लगाएंगे फिर साइलेंट हो जाएगा वो, फिर उसकी गियर कैपेसिटी खत्म होगी, फिर वो नॉइज करना स्टार्ट करेगी, फिर जब हम तीसरा गियर लगाएंगे। इस तरह से हमें वो देख के लगाना है, पता चलता है ना। फर्स्ट गियर में हम लोग खींच रहे हैं तो आपके इंस्ट्रक्टर बोलते हैं ना कि गियर बदलो भाई, सेकंड गियर लगाओ, गाड़ी आवाज़ कर रही है ना, तो इसलिए इंजन आवाज़ करेगा तभी हमें गियर बदलना है इसका। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? गियर्स में क्या चीज़ क्लियर हुई इसके अंदर आज? बिना देख के डालना है, और दूसरी चीज़ कौन से गियर से क्यों हमें मिस्टेक हो रही है वहाँ पे, है ना, ये मिस्टेक को नहीं करना है। हाफ सेकंड हमें न्यूट्रल में रुकना है। अब यहाँ पे देखेंगे ऑटो ट्रांसमिशन में CVT जो सिस्टम रहता है, ऐसे स्ट्रेट सिस्टम रहता है, स्ट्रेट गियर्स होती हैं यहाँ से ऊपर की तरफ। ओके, पार्किंग, डी ड्राइव, न्यूट्रल और रिवर्स होता है। जितने पैसे ज़्यादा दें उतना ज़्यादा बढ़ जाते रहता है। अब यहाँ पे पार्किंग के कार स्टार्ट कर दिए, पार्किंग में रखे हैं हम लोग, पार्किंग से डी ड्राइव में डालें और ब्रेक को छोड़ दें, कार चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ पे ट्रैफिक हैवी जाम है, गाड़ियाँ हल नहीं रही है, चल नहीं रही है, सिग्नल पे बहुत देर तक बंद या कुछ है, या कुछ काम चल रहा है, कुछ रोक दिए हैं बहुत देर तक, तो आपकी गाड़ी का इंजन ऑन होना चाहिए। ठीक है, गाड़ी वहीं पे रुकी होना चाहिए। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कार को न्यूट्रल में रखेंगे, हैंड ब्रेक खींच देंगे, कार आपकी ऑन रहेगी, AC चलता रहेगा, आप चंद सेकंड के लिए, मिनट्स के लिए वहाँ पे रुक सकते हैं। फिर जैसे आपका ऑब्जेक्ट सही हो जाएगा, फिर ब्रेक दबाएंगे, फिर आप डी ड्राइव में डालेंगे उसको, फिर कार को आप आगे ले जाएंगे। और ये न्यूट्रल इसमें इसलिए दिया गया है, एक तो चंद सेकंड्स के लिए, मिनट्स के लिए आप वहाँ पे वेट कर सकते हैं, आपका इंजन ऑन होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट आपको जाना है। क्योंकि कितनी देर तक आप ब्रेक दबा के रखेंगे, पैर दर्द करेगा, राइट लेग आपका दर्द करेगा, तो क्या करेंगे आप, थोड़ा से भी ऐसे हटाएंगे तो घुस जाएगी गाड़ी। इसके लिए क्या किया, वहाँ पे न्यूट्रल रख के हैंड ब्रेक खींच के आपको ठहरे रहेंगे, दोनों लेग को आपके रेस्ट रहेगा। और जब गाड़ियाँ फेल हो जाती है ना, स्टार्ट नहीं होती है या कुछ गियर का प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो ये जो टो करने वाले हैं उसको न्यूट्रल में रख के टो कर दिए जाते हैं। देखो, ऑटोमेटिक गाड़ी में और मैनुअल गाड़ी में यही हमें प्रॉफिट रहता है। जैसे बहुत बार देखते हैं ना, 4-5 लोग धक्का मार के कार को स्टार्ट करते हैं। मैनुअल में वो ऑप्शन है आपको, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ पे आप मैकेनिक को कॉल करना है, वो बैटरी लाएगा, फिर तब लगाएगा, तभी स्टार्ट करेगा। यहाँ धक्का स्टार्ट ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे अगर आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी तो वहाँ पे गियर लगा के धक्का मार के स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे नहीं है ऑप्शन। तो इस हिसाब से हमें इसमें ऑप्शन नहीं रहता है। ये सेमी ऑटोमेटिक जो सिस्टम है, ये भी सेम अभी जो ड्राइव कर रहे हैं हम लोग, सेम इसी तरीके करते हैं। लेकिन इस कंपनी वाले ने बोला है कि प्लस और माइनस देके बोला है कि इसको आप मैनुअल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो क्लच नहीं है उसको मैनुअल में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, बस इतना होता है कि उसको राइट में लेके प्लस करते हैं तो स्पीड आपकी इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है। जैसे आप एक्सीलेटर को छोड़ेंगे तो आपकी स्पीड कम होती रहती है। लेकिन वही बोला ना मैं, जो मज़ा कार चलाने में है यहाँ है, वो यहाँ नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से रहता है। नेक्स्ट आप देखेंगे लॉन्ग व्यू का, तो हमें समझ में आ गया है ना, जो लॉन्ग व्यू देख रहे हैं किस तरह से देखना है वो तो समझ में आ गया। इसी हिसाब से इंडिकेटर का भी हम लोग देख लिए। इंडिकेटर राइट में, यानी नीचे की तरफ डालेंगे तो राइट में जा रहे हैं, ऊपर की तरफ उठाएंगे तो लेफ्ट में जा रहे हैं। अब बताइए इंडिकेटर कब डालना चाहिए, इंडिकेटर कब डालना चाहिए, कितने देर पहले डालना है हमें, 100 मीटर पहले डालना है। क्योंकि जो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, जो जहाँ से हमें घूमना है उसके 100 मीटर पहले लगाते हैं, तो इंडिकेटर भी हमें 100 मीटर पहले डालना है। अगर उससे पहले भी डाल दिया तो आपके आगे पीछे वाले को जो है ना इंडिकेट होते रहता है कि भाई आप क्या करने वाले हैं, आपकी एक्टिविटी क्या है। तो आप यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आप कार चला रहे हैं, आपके सामने अगर कोई बाइकर है तो वो उसकी लाइफ में कभी भी वो इंडिकेटर नहीं डालेगा, वो अपने ये इस हेड से जो है ना आपको इंडिकेट करते रहेगा। वो ऐसे जा रहा है, अब उसको पलटना है लेफ्ट में, तो वो ऐसे करेगा, ऐसे करेगा तो हम समझना है कि भाई वो लेफ्ट जा रहा है, वो ऐसे करेगा तो समझना है कि वो राइट जा रहा है। क्योंकि इंडिकेटर बहुत कम लोग फॉलो करते हैं और हमें मैक्सिमम डिस्टेंस रख के कार को आगे की तरफ चलाना है और इंडिकेटर्स को फॉलो करना है, कंपलसरी है। इसी हिसाब से आप देख रहे हैं हैंड ब्रेक जो होता है, हैंड ब्रेक सिर्फ पीछे के 2 टायर में काम करता है। हैंड ब्रेक को अगर आप सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी जल सकती है, फायर हो जाता है। तो क्योंकि हैंड ब्रेक जो होता है ये पीछे की 2 टायरों में भी काम करता है, ये 2 टायर ही ऑपरेट करते हैं हैंड ब्रेक को, तो हैंड ब्रेक भूलना नहीं चाहिए आप। अगर हैंड ब्रेक भूलेंगे तो आपको इंडिकेशन वहाँ पे दिखाते रहेगा। अगर लेटेस्ट गाड़ी अगर है तो उसके अंदर आपको साथ ही साथ बजर भी आएगा, टिंग टिंग करके बजर आएगा, तो वो इंडिकेट कर रहा है आपका हैंड ब्रेक डाउन नहीं है, डाउन कर दो।
अगर हैंड ब्रेक भूल के अगर आप चलाएंगे तो तब क्या होएगा, हैंड ब्रेक भूल के चलाएंगे तो इसमें तो हैंड ब्रेक लगा है यानी लेस देन इक्वल टू ब्रेक, तो ये 2 टायर में लगा हुआ है, तो आप गाड़ी को हैंड ब्रेक लगा के अगर आप चला रहे हैं तो 1 किलोमीटर तक गाड़ी को इंजन तो खींच के ले जाएगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, और ये ज़्यादा चलने की वजह से अंदर ब्रेक रब होके इसके अंदर ब्रेक ऑयल रहता है वो फायर हो जाएगा। फायर होने के बाद में क्या होगा, इसके अंदर फ्लेम आएगा, फ्लेम आने के बाद फिलिंग पॉइंट कहाँ रहेगा हमारा, लेफ्ट कॉर्नर को रहेगा, यहीं पे पाइप रहता है जो हम फिल करते हैं टैंक में जाता है, उसमें आग लगेगी, उसके बाद में जो है ना टैंक में आग लग के कार ब्लास्ट होने के चांसेस है, और हम लोग जो है ना सामने की तरफ जाते रहते हैं, जो एयर फ्लो रहता है पीछे की तरफ होता है, कोई बंदा आपको ओवरटेक करके आके बोलने तक आपको नहीं पता चलता है कि क्या हो रहा है पीछे, इस बीच में हमारी गाड़ी स्लिप से जो है ना ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला इंडिकेटर आपको इंडिकेट करता है, ठीक है, ये जब आ रहा है आपको कार स्टार्ट करने के टाइम पे ये सारे इंडिकेटर्स आने चाहिए, ठीक है, और जब आपकी कार जब स्टार्ट हो जाएगी तब ये इंडिकेटर पूरे चले जाने चाहिए। हैंड ब्रेक अगर अप्लाई करके रहेगा तो ये रहेगा, इंडिकेटर आएगा, अगर वो डाउन करके रहेगा तो नहीं आएगा, ये चीज़ का ध्यान आपको देख लेना है, ठीक है। इसी हिसाब से आप देखेंगे हैंड ब्रेक को अप्लाई करने के टाइम पे नॉर्मली आपको खींचना है, साउंड आनी चाहिए, साउंड नहीं आएगी तो घर जाके वापस आके कार के अंदर ऐसे देखोगे हैंड ब्रेक मैंने लगाया है कि नहीं लगाया, क्योंकि याद नहीं रहेगा आपको। तो इसके लिए क्या करना है, जब हम हैंड ब्रेक लगा रहे हैं तो खींचना ऐसे डायरेक्ट है, डाउन जब कर रहे हैं बटन को प्रेस करना है, नीचे की तरफ डाउन करने की कोशिश करते हैं वो नहीं करना है, ये बटन नहीं प्रेस होता है, ठीक है। तो क्या करना है, बटन को प्रेस करना है, 1 स्टेप ऊपर की तरफ करना है, बटन थक से अंदर जाएगा तब जो है ना आपको इसको नीचे डाउन करना है, ठीक है। इसी हिसाब से देखिए कारों में और बाइक में आप देखे होंगे, बाइक में ये मिरर्स लगे रहते हैं और कार में कौन से बड़े वाले मिरर लगे रहते हैं। अब आपके लोगों की गाड़ियों में तो ये लगा है ना, सबकी गाड़ियों में है, चलाते हैं ना 2 व्हीलर्स, है ना, कौन दिखता है इसके अंदर, सही सही बताओ, सही सही बताओ कौन दिखता है, दोनों मिरर में हम ही दिखते हैं जाके देखो आप, हम ही दिखते हैं इसके अंदर। 3 किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं शोरूम से गाड़ी जब घर लाते हैं तो ये मिरर पता नहीं क्या करता है, उनको खोल के फेंक देते हैं, ठीक है। और दूसरे सेकंड टाइप के जो लोग रहते हैं, मिरर तो रहता है लेकिन ये बाहर की तरफ रहेगा तो पीछे वाला दिखेगा, अंदर की तरफ रहेगा तो खुद दिखेंगे उसमें, ठीक है। 99.9% हम ही दिखते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके लिए रोड एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि बहुत हेल्प करता है हमें। एक और थर्ड पर्सन जो रहता है वो क्या करता है, ये दोनों को लाके यहाँ पे रख देता है, ये तीसरा आदमी है, बहुत बड़ा इंजीनियर है, यहाँ पे रखता है तो ये खुद ही दिखता है इसके अंदर और ऊपर की तरफ दिखता है। तो देखो इसका कितना इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं तो मैं आपको बताता हूँ आसानी से समझने के लिए कि मिरर अगर होता तो इस बंदे की जान बच जाती। अभी मान के चलते हैं हम लोग, ये एक 2 व्हीलर है जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये इंडिकेटर्स इसके लगे हैं, ठीक है, और यहाँ से इसके पीछे 100 की स्पीड से एक ट्रक आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये बंदा 80 की स्पीड से जा रहा है, इसको आगे जाने के बाद राइट टर्न लेना है, ठीक है। इसकी एक्टिविटी क्या है, इसको कैसे पता चलेगी, इंडिकेटर। और इस बंदे की एक्टिविटी क्या है, इसको कैसे पता चलेगी, पीछे वाली ट्रैफिक के वन एंड ओनली मिरर है, ये इसमें तो खुद ही दिख रहे हैं नवाब, ठीक है। अब एज पर रूल के हिसाब से इस बंदे ने इंडिकेटर डाला है लेकिन जला नहीं, काम नहीं कर रहा है, वायर कट हो गया है लेकिन जला नहीं है। अब बताइए इसको क्या इंडिकेशन जा रहा है, मतलब इसकी एक्टिविटी क्या है, ये बंदा स्ट्रेट जा रहा है, ये अपनी स्पीड को मेंटेन करेगा, क्या 100 की, क्योंकि ये सडनली टर्न होएगा करके इसको नहीं मालूम। तो ये क्या करेगा, जब अपना ट्रिप आएगा इधर पलटने का तो ये क्या करेगा, मैंने इंडिकेटर डाला है करके क्या करेगा, ये टर्न ले लेगा और ये सडन से इसको मार के जो है ना इसके ऊपर से चला जाएगा। बहुत बार हमारे साथ में भी ऐसे होता है, जैसे हम लोग चल रहे हैं ना, इधर से एक बाइकर रहता है, इधर से एक बाइकर रहता है, तो हम लोग भी जाते रहते हैं, ये सडनली ऐसे टर्न होता है, इसको साइड से आकर तगड़ा मार देता है। हमें समझ नहीं आता कि भैया इसको क्यों मारा है, वो क्यों ये पलटा और ये क्यों मार दिया उसको, यही प्रॉब्लम की वजह से होता है।
अगर यहाँ पे अगर ये बंदा सही से अगर सेट किया होता तो टर्निंग लेने से पहले क्या करता, अपनी स्पीड को कम करता, मिरर में देखता कि मेरे से क्लोजर में कोई आया है क्या। अगर वो पीछे वाला स्पीड को ऐसे ही मेंटेन कर रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये क्या करेगा, अपना साइड में लेफ्ट में हटेगा, इसको जाने देगा, उसके बाद क्या करेगा, अपना जो टर्न है वो टर्न ले लेगा। तो हमेशा हमें मिरर को किस तरह से सेट करना चाहिए। तो ये मिरर सेट करने का तरीका क्या है, कार बाइक पे बैठ गए हैं, उसके बाद में जो है ना अपने इस मिरर को बाहर की तरफ सेट किए, तो आपका जो ये राइट वाला शोल्डर है इस कॉर्नर में यहाँ पे दिखना चाहिए। बाकी सब क्या दिख रहा है, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। ये भी लेफ्ट वाला शोल्डर इसी तरीके से दिखना चाहिए और बाहर की तरफ सेट करना चाहिए। अब ये तो हो गया बाइक का। अब यहाँ पे कार का देखेंगे, ये आपका सेंटर मिरर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये साइड मिरर्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कार का किस तरह करना है, यहाँ पे भी ये लोग मिस्टेक करते हैं। अब ये शीशा तो पूरा खुला रहता है, लेकिन जो एडजस्ट करने वाला जो अंदर वाला है वो क्या करते हैं, बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ करते हैं। अंदर की तरफ करते हैं तो क्या दिखती है इनकी पूरी कार दिख रही। इनसे जाके पूछे कि भैया आपने गलत शीशा सेट किया है, आपकी तो कार दिख रही है, आपको ब्लाइंड स्पॉट नहीं दिख रहा है। बोले यार नई कार है, 20 लाख में लिया हूँ, सब बाइक वाले ऐसे लगा देंगे, इसके लिए मैंने ऐसे सेट किया है। लेकिन आप किसी की मौत का कारण बन रहे हो। तो अभी क्या करना चाहिए, यहाँ पे ये जो मिरर है बाहर की तरफ सेट करना चाहिए। जब बाहर की तरफ आप सेट करेंगे तो आपकी कार का ये जो लास्ट कॉर्नर दिख रहा है आपको यहाँ पे, जो लेफ्ट का कॉर्नर दिख रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे क्या चीज दिख रहा है आपको, रियर व्यू मिरर में ये जो पीछे का विंडशील्ड है आपका, ये सारा विंडशील्ड आपको इस तरह से दिख रहा है। बढ़िया से आपको जो है ना कभी भी आपका रोड एक्सीडेंट नहीं होएगा। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे देखो ये पीछे का हिस्सा पूरा कवर हो गया स्ट्राइट, यहाँ से राइट, यहाँ से लेफ्ट, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक हिसाब से, आप यहाँ पे काउंटिंग करेंगे तो ये पूरा पीछे का हिस्सा आपका कवर हो गया है, कहीं पे भी आपको कभी नहीं हो रही है, कोई चीज़ भी आपको जो है ना अड़चन नहीं कर रही है। आपकी गाड़ी के पूरा राउंड में कौन है पूरा दिख जाएगा। तो इसके लिए हमें इस तरह से सेट करके हमें आगे चलना है। अभी इसके पहले हम लोग बोले थे ना कि ओवरटेक कैसे करना चाहिए। ओवरटेक कैसे करते हैं हम लोग, आगे वाले को इतना कंट्रोल दिलवा देते हैं कि ब्रेक हॉर्न मार मार के हट बाजू हट करके, ठीक है ना। कभी भी हमें ओवरटेक करना है तो जो गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग, उससे सबसे पहले तो मैक्सिमम डिस्टेंस लेना है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस लेने के बाद में यहाँ से हमें थोड़ा सा राइट होके हमारा पूरा गाड़ी इस गाड़ी के मिरर में देखना चाहिए कि भाई हम ओवरटेक करना चाह रहे हैं। अगर आप नाइट में ओवरटेक कर रहे हैं तो क्या कैसे इसको इंडिकेट करेंगे, आप हाई बीम लो बीम करेंगे। अगर आप डे में कर रहे हैं तो कैसे करेंगे इसको, अलर्ट ओवरटेक करना चाह रहे हैं हॉर्न से करेंगे। ये जो हॉर्न होता है किस तरीके का होना चाहिए, हॉर्न इरिटेट वाला हॉर्न नहीं होना चाहिए, रिक्वेस्ट वाला हॉर्न होना चाहिए। अगर आप इरिटेट करके हॉर्न मारोगे तो जो सरदार जी का जो गुजरात का गाड़ी आता है ना बड़ा वाला, वो आने के टाइम क्या करेगा, हाथ निकाल के बोलेगा जा, तब क्या होगा, अपोजिट पे वो आएगा और हमें ठोक देगी गाड़ी। इसके लिए हमें ओवरटेक करने के टाइम पे बहुत ध्यान से रिक्वेस्ट वाला हॉर्न बजाना चाहिए। तो ये जब देखेगा कि आगे से कोई गाड़ी नहीं आ रहा है, क्लियर है, ये बंदा ओवरटेक कर सकता है, तब वो क्या करेगा, या तो वो राइट इंडिकेटर डालेगा या फिर अपना हाथ निकाल के ऐसे करेगा। तभी भी आपको एक सावधानी वहाँ पे करना है, सेफ्टी चेक कर लेना है कि आपको जो आगे से आने वाला ट्रैफिक है विजिबल होना चाहिए। ये नहीं कि घुस जाए आप, वो बोल दिया करके, नहीं, आगे से रोड भी क्लियर होना चाहिए, जो आ रही है गाड़ी बहुत दूर होनी चाहिए आपको। तब आप क्या कर रहे हैं, अगर ये 80 की स्पीड से जा रहा है तो आप यहाँ से जो है ना कौन सी स्पीड से निकलेंगे, 100 की स्पीड से निकलेंगे। 100 की स्पीड अपने इंडिया में ज़्यादा क्या करते हैं, जैसे ओवरटेक करें ऐसे घुस जाते हैं, तभी ये पीछे से ठोक देते हैं। तो नहीं करना है हमें। यहाँ से आने के बाद में यहाँ हमारी कार जितना स्पेस को छोड़ना है, उसके बाद हमें आके मर्ज होना है। क्योंकि जब हम यहाँ मर्ज लेन में मर्ज होते हैं तो तब एक्सीलेटर को छोड़ देते हैं, नहीं वरना उधर गिर जाएगी गाड़ी। इसके लिए क्या होता है, हमें यहाँ पे हमारी स्पीड कम होती है। ये जो गैप है, ये गैप में ये बंदा कवर करता है, फिर उसके बाद में हम यहाँ से इजीली क्रॉस कर सकते हैं। कभी भी हमें ये चीज़ का ध्यान देना है, विजिबल ना रहे तो कभी भी ओवरटेक हमें नहीं करना है। इसी हिसाब से आप देखेंगे, अभी हम लोग शीशे का देखे हैं ना, ब्लाइंड स्पॉट को कैसे अवॉइड करना है। ये कंपलसरी हमें जो है ना, हमेशा हमें ये ब्लाइंड स्पॉट को अवॉइड करके ही गाड़ी को चलाना चाहिए। इसी हिसाब से आप देखेंगे राइट टर्न मारने के टाइम पे आपको ए पिलर और बी पिलर दोनों डिस्टर्ब करते हैं।
जब राइट टर्न मारते हैं तो ये अर्चन करते हैं ना, तो आपको क्या करना चाहिए, टर्न मारने से पहले आपको एक बार शीशे की तरफ आके देखना है कि ब्लाइंड स्पॉट में कोई है क्या नहीं। और इसी तरीके से आपको ये शीशे की तरफ जाना है, इनसे देखना है, चेक करना है कि कोई है कि नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि अब ये देखो, ये फिंगर मुझे नहीं दिख रहा है लेकिन ये ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ पे आदमी है। अगर मैं ऐसे ही टर्न मार दूंगा तो क्या होगा, मेरी कार इसको टच हो जाएगी। इसके लिए क्या करना है, टर्न मारने से पहले मुझे ऐसे देखना है, ओके यहाँ बंदा है, तो वेट वो हटने के बाद में हमें करना है। अक्सर करके हमें ये ब्लाइंड स्पॉट में जो है ना बहुत मुश्किल ऑप्शन होती है। इसी हिसाब से आप देखेंगे रोड मार्किंग्स, आपके उसमें पेपर में भी है ना रोड मार्किंग। तो आप रोड मार्किंग में यहाँ पे देखेंगे तो कितनी किस्म की रोड मार्किंग्स होती है। एक तो होती है डॉटेड लाइन, एक होती है सॉलिड, एक होती है डबल सॉलिड, एक होती है डॉटेड, फिर उसके बाद सॉलिड, फिर उसके बाद डॉटेड। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जहाँ पे डॉटेड लाइन दिया है वहाँ पे आपको अगर अर्जेंट है तो आपके सामने जो गाड़ी जा रही है उसको आप ओवरटेक करके लेन को ब्रेक करके आप जा सकते हैं ओवरटेक करके। जहाँ पे सॉलिड लाइन दिया है वहाँ पे आप ओवरटेक नहीं करना है। जहाँ पे डबल सॉलिड लाइन दिया है वहाँ तो बिल्कुल हरगिज़ ही नहीं करना है क्योंकि एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस है। और यहाँ पे जहाँ पे आपको डॉटेड लाइन दिया है वहाँ पे आप ओवरटेक कर सकते हैं। जिस जगह पे आपको सॉलिड लाइन का निशान दे दिया है बीच में, तो उस जगह पे रोड्स आके ऐसे मर्ज हो रही है बीच में, वहाँ ओवरटेक नहीं करना वरना बाजू वाली गाड़ी से लग जाएगी। फिर डॉटेड जब हो जाएगा आप वहाँ से कर सकते हैं। तो कभी भी याद रखो आप, या तो हमारे इंडिया में ऐसी रोड्स रहती हैं अप्स एंड डाउन्स, या तो हमारी एस बैंड वाली रोड्स बहुत ज़्यादा रहती है। तो आपको जिस जगह पे विजिबल नहीं है, आगे का ट्रैफिक आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, ये सेंटर लाइन को छोड़ना है, लेफ्ट कॉर्नर को आ जाना है। रोड का जो लेफ्ट कॉर्नर होता है वहाँ पे आ जाना है। क्योंकि आप तो सही जा रहे हैं लेकिन जो बंदा आगे से आ रहा है किसी को ओवरटेक करके अगर आएगा तो कहाँ आएगा, वो सीधे आपके पास आएगा। तो वहाँ पे रोड एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके लिए जिस जगह पे एस बैंड रहता है, हमें विजिबल नहीं रहता है, वहाँ पे हमें सेंटर लाइन को फॉलो नहीं करना है, लेफ्ट कॉर्नर में आ जाना है। उस जगह को क्रॉस करने के बाद फिर आप अपने सेंटर में जाना है क्योंकि आपको विजिबल दिखते रहता है। तो बहुत सारे अपने इंडिया में एक्सीडेंट्स वहीं पे हो रहे हैं। इसको और आसानी से समझने के लिए हम लोग देखते हैं, सॉलिड लाइन को आसानी से समझने के लिए रोड के बीचों बीच जो है ना सॉलिड लाइन मारी रहती है, ठीक है। इसके राइट मतलब आप देखेंगे डिवाइडर के एकदम कॉर्नर में क्या रहता है, सॉलिड 1 फीट के बाद में रहता है। फुटपाथ के भी लेफ्ट कॉर्नर में क्या रहता है, 1 फीट के बाद रहता है। चलो हम लोग राइट में क्रॉस करके देखेंगे क्या होता है। क्या होता है राइट में क्रॉस करेंगे तो डिवाइडर से लड़ जाते हैं और उस तरफ गिर जाते हैं। तो व्हाइट लाइन हमें क्या इंडिकेट कर रही है, यहाँ तक ही आप आ सकते हैं। इसको क्रॉस करोगे तो एक्सीडेंट होएगा। तो सेम इसके बीच में, जब रोड के बीच में भी रहेगी तो इसका मतलब यही है कि आप इसको क्रॉस नहीं करना है, एक्सीडेंट होने के चांसेस है, जिसके लिए हमें वो नहीं करना है। इसी हिसाब से देखेंगे आप यहाँ पे यू टर्न्स जब मार रहे हैं हम लोग, यू टर्न्स में आप देखेंगे यू टर्न्स किस तरह से होते हैं। ज़्यादा करके यू टर्न्स मारने के टाइम पे बहुत बड़े बड़े हैवी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो ये हैवी एक्सीडेंट्स इसलिए हो रहे हैं कि यहाँ पे कौन से तरीके से हमें गाड़ी निकालना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये यू टर्न है, ये कितनी साइड में हमें कितनी लेंथ होती है, 3 लेंथ होती है, ठीक है। अब ये डिवाइडर के पास से हम लोग यू टर्न मारना है हमें, तो हमारी गाड़ी कहाँ से आएगी, यहाँ से। अब लोग बहुत से लोग क्या करते हैं, ये थर्ड लाइन में भी रहेंगे तो ऐसे डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ। सही है ये नहीं, यहाँ से सेकेंड लाइन में भी ऐसे आते हैं, यहाँ से घुस जाते हैं। असल तरीका क्या है, अगर आपको यू टर्न मारना है सबसे पहले यहाँ से आपको लेन चेंज करते हुए आपको कहाँ पे आना है, डिवाइडर के बाजू में आना है। उसके बाद में यहाँ से आपको रुक के वेट करना है। जो राइट ऑफ वे किसका है, राइट ऑफ वे किसका रहता है। अगर हम किसी रोड में हम एंटर हो रहे हैं तो ऑलरेडी जो बंदा उस रोड पे है उसका राइट ऑफ वे रहता है। यहाँ पे ये राइट ऑफ वे नहीं मालूम होने की वजह से ये बंदे ऐसे घुस रहे हैं और वो वहाँ से आके ठोक रहे हैं। तो हमें इस रोड को हम कट कर रहे हैं, उनके अड़चन में जा रहे हैं हम लोग, है ना, उनको ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। तो हमारा राइट ऑफ वे नहीं रहता, उनका राइट ऑफ वे रहता है। उनको पहले भेजना चाहिए, उसके बाद हमें टर्न लेना है। और यहाँ पे टर्न लेने के बाद में भी आप देख रहे हैं, तो यहाँ से आने के बाद में आप यहाँ पे वेट करेंगे और यहाँ से गाड़ियों की गैप जब कम होएगी तब आप यू टर्न लेंगे। अगर आपका यू टर्न फर्स्ट रो में कंप्लीट हो रहा है तो इसी को फॉलो करना है।
अगर आपका सेकंड रो में कंप्लीट हो रहा है तो सेकंड रो को फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना है? जब यहाँ से आप ऐसे टर्न लेंगे तो इस तरफ से जो ट्रैफिक जो आ रही है वो आइडेंटिफाई करेंगे तो इसका यू टर्न सेकंड रो में हो रहा है ना, तो ठीक है मुझे ये अड़चन बनेगा, मैं राइट से निकलता हूँ करके वो वहाँ पे क्या करेगा, अपनी लेन को चेंज करेगा। जैसे वो बंदा करीब आपके आएगा, आप लेन चेंज करते क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, जिस रो में हमारा यू टर्न कंप्लीट होता है उसी रो में हमें कंट्रोल करके गाड़ी को निकालना है। ठीक है, यहीं पे आप देखो सीट बेल्ट लगाने के लिए हमें थोड़ी दिक्कत होती है, और सीट बेल्ट लगाने का तरीका क्या है, फास्ट नहीं खींचना है। सीट बेल्ट लगाने के टाइम पे आपको ऐसे खींचना है, यहाँ मिला के होल्ड करना है, एक और बार खींचना है। तो देखो ये बकल कितनी दूर तक आप ले जा सकते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अड़चन करते हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत तकलीफ होती है उनको लगाने के लिए, 3-4 बार ऐसे खींच के लगाते हैं। ऐसे नहीं है, बहुत आसानी से लगाना है। राइट हैंड यहाँ पे ले जाना है, यहाँ से यहाँ लाना है, होल्ड करना है, वंस अगेन खींचना है, ये बकल ले जाओ यहाँ पे लगाओ। सीट बेल्ट कैसे लगा होना चाहिए हमें, एक वी को क्रॉस करेंगे तो कैसे रहेगा, इस तरह से होना चाहिए। ये कहाँ से रहेगा, हमें यहाँ से रहेगा, और ये कहाँ से रहेगा, इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये जो यहाँ से आ रहा है क्या करेगा, एक्सीडेंट होने पे हमें स्टीयरिंग पे नहीं गिरे जैसा बचाएगा, और यहाँ पे जो रहेगा सीट से खिसक के जाके हमें डैशबोर्ड में टच ना हो जाए, उसके लिए वो रोक के रखेगा। हमेशा इसी तरीके से रखना चाहिए। और नेक्स्ट आप देख रहे हैं इसको रिलीज कैसे करना है। रिलीज करने के टाइम पे हमारा हाथ यहाँ पे रहता है, वी के अंदर से रहता है, सही है ना। तो जब यहाँ पे बगल दबाओगे तो कहाँ से जाके लगेगा, वो यहाँ आके लगेगा। तो बहुत तगड़ा सा लगता है, कभी कभी यहाँ से ऐसे ठोकते हुए चला जाता है, कभी कभी ये बाजू में शीशा जो रहता है ना उसको भी तोड़ देता है, बहुत फास्ट निकलता है। तो उसको निकालने का भी तरीका है, यहाँ से इसको ऊपर की तरफ उठाओ, होल्ड करो, और इसके बाद बटन को दबाओ। यहाँ पे आपने होल्ड किया, वो कहीं नहीं जाएगा, यहाँ पे रुका रहेगा, और अपने हाथ से यहाँ पे साइड पे डाल दो, ये अपना काम करते रहेगा। जैसे आप कार खरीद लिए, अपने ऑफिस जा रहे हैं, आपने सीट बेल्ट लगाया है, लेकिन आपकी गाड़ी जब एक्सीडेंट होगी ना तो एयर बैग्स नहीं ओपन रहेंगे। उसका रीज़न क्या है, आप 20 एयर बैग का भी अगर गाड़ी खरीदेंगे ना तो भी ओपन नहीं होगा। इसका रीज़न यही है, आप देखे होंगे, आप सीट बेल्ट लगा के कार चला रहे हैं, फिर भी वहाँ पे आपको इंडिकेशन बता रहा है, और चंद गाड़ियों में बजर बजते रहता है। क्यों बजते रहता है वो, आपने तो सीट बेल्ट लगाया है, वो पैसेंजर का जो सीट बेल्ट है वो लगा नहीं। जब तक सामने के दोनों बेल्ट लगे नहीं रहेंगे तब तक एयर बैग एक्टिव नहीं होंगे। तो आप अकेले अगर ऑफिस जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले करना क्या चाहिए, बाजू वाले का सीट बेल्ट खींचना है, फंसाना है, आदमी रहे या ना रहे, उसके बाद हमारा लगा, तभी आपके एयर बैग जो है ना एक्टिव होंगे। तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, हमेशा याद रख के चलाना है, वरना आप इतने पैसे खरीद के आपने गाड़ी खरीदी है फिर उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं हेलमेट। हेलमेट किस तरह से होना चाहिए, ऐसे कवर होना चाहिए। हेलमेट बनाया किस लिए गया है, हमारे जो हेड में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे मार लगने से आदमी की जान जा सकती है, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो बहुत से लोग वो स्टाइलिश हेलमेट लगा देते हैं, वो इंजीनियर्स लोग लगाते हैं ना, सिविल इंजीनियर्स ऐसे भी लगा देते हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपनी जान का धोखा कर रहे हैं, आप अपने आप को जो है ना धोखा दे रहे हैं। हेलमेट पुलिस वाले के लिए नहीं है, हमारे लिए है ना। तो हेलमेट कभी भी जो है ना हमें इस तरह से लगाना चाहिए कि हमारे हेड को इंजरीज नहीं हो और हमें सेफ रहे, हमारी जान बची रहे। और हेलमेट लगाने के बाद में बेल्ट को भी लगाना चाहिए। अगर ये नहीं लगाएंगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं, आप गिरते हुए निकल जाएगा और सर आपका नीचे लग जाएगा। और आपको पता है कि हेलमेट नहीं रहेगा तो अलग चलान है, और ये नहीं लगा के रखेंगे तो भी अलग चलान है ना। तो थोड़ा हम हमारी सेफ्टी के लिए हम हेलमेट लगा रहे हैं, तो हमेशा हेलमेट हमारे सर पे ही लगाना चाहिए, टैंक पे नहीं रखना चाहिए। घर से तो लेके निकलते हैं, लेकिन कहाँ रखते हैं, टैंक के ऊपर रखते हैं या पीछे वो लॉक करके रखते हैं, नहीं रखना चाहिए, हमें लगा के चलना चाहिए। इसी हिसाब से देखेंगे अपन, एक लेन में अगर आप मर्ज हो रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है। अभी मान के चलते हैं ये जो मेन रोड है, हम यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करना है, रोड में मर्ज होने से पहले हमें रुकना है। वहाँ पे सबसे पहले जो गाड़ी हमें पहले ठोकती है, अब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं तो कौन ठोकेगा हमें पहले, राइट से जो आ रहा है वो लगाएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, राइट में देख रहे हैं, फिर लेफ्ट में देख रहे हैं। लेफ्ट में इसलिए देख रहे हैं तो वहाँ लोग आते रहते हैं ना अपोजिट डायरेक्शन में,
वो लोग कोई आ रहा है क्या नहीं। फिर उसके बाद वंस अगेन कंफर्म कर रहे हैं राइट साइड में, देन हम अपने कॉर्नर से टर्न हो रहे हैं। कभी भी कोई भी रोड में मर्ज हो रहे हैं आप, तो लास्ट में नहीं जाना है आपको, लेफ्ट में ही रहना है। इसलिए लिखा रहता है ना, कीप ऑलवेज लेफ्ट। इसलिए लिखा रहता है आप कहीं पे भी मर्ज हो रहे हैं तो अपनी लेफ्ट वाली कॉर्नर को ले लेना है गाड़ी, क्योंकि जो स्पीड हाई स्पीड में जा रहे हैं उनका अड़चन नहीं बनना है, उनको आड़े नहीं जाना है, तो ये लेफ्ट में बनना है। उसके बाद यहाँ से अपनी स्पीड को पकड़ते हुए एक जो भी लेन की आपको स्पीड चाहिए वहाँ से आपको मर्ज होते हुए जाना है, पीछे की जो भी ट्रैफिक आ रही है उसको देखते हुए। इसी हिसाब से ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे जो चल रहे हैं उन लोग का राइट ऑफ वे रहता है, तो हमें क्या करना है, जब कहीं भी हम रोकेंगे ज़ीब्रा क्रॉसिंग के पास में, हमें कार के अंदर से या बाइक के सामने के हिस्से से ज़ीब्रा क्रॉसिंग की जो लाइट होती है वो विजिबल होना चाहिए। जब वो विजिबल रहेगी तो आप मैक्सिमम डिस्टेंस पे रुकें, वो अगर गायब हो गई तो आप उसके ऊपर जाके रुकें। तो इसके लिए जो है ना, हमें हमेशा ज़ीब्रा क्रॉसिंग विजिबल होना चाहिए, हमारे सामने हिस्से से वो दिखना चाहिए। अगर आपके पीछे से कोई हॉर्न मार रहा है तो वो बेवकूफ़ आदमी है, उसको नहीं पता है, वो आगे चलने के लिए बोलता है, लेकिन नहीं, अगर वो ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे कोई बंदे अगर क्रॉस कर रहे हैं तो हमें नहीं चलना चाहिए, वो लोग क्रॉस होने के बाद में ही हमें जाना है। सिग्नल लाइट पे आप देखेंगे तो बहुत बार क्या होता है, हम लोग ट्रैफिक के सिग्नल के पास में रुके रहते हैं, फ्री लेफ्ट है कि नहीं है नहीं पता चलता है, वहाँ पे हमें एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो फ्री लेफ्ट है कि नहीं है कैसे पता चलेगा हमें, कुछ आइडिया है? अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारा सिग्नल लगा हुआ है, इसमें कितनी लाइट होती है? 3, क्योंकि 3 लेन होती है, तीनों साइड वाले को जाने के लिए। यहाँ पे कुछ लगे रहते हैं, किसके लिए रहते हैं? इसके लिए, हमारे लिए लगे रहते हैं। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले आती है स्टॉप लाइन, उसके बाद आती है ज़ीब्रा क्रॉसिंग, है ना। अब यहाँ पे मैं अभी बताया ना आपको, आपकी कार अगर आके यहाँ पे रुकी है, लाइन आपको विजिबल नहीं है तो आपका चालान बन रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ से यहाँ आके रुके हैं तो चालान बन रहा है आपका, तो यहाँ रुकेंगे तो एक सिंगल चालान बन रहा है, यहाँ रुकेंगे तो डबल चालान बन रहा है आपका। एक तो सिग्नल जंप का बन रहा है, दूसरा रॉन्ग पार्किंग का बन रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ जब रुक रहे हैं हम लोग, यहाँ से हमें ये लेन विजिबल होना चाहिए। ओके, इस तरह से होना चाहिए। इसी हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पे अगर एक सिंगल रेड लाइट जल रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, सीधा जाने वाले, राइट जाने वाले, लेफ्ट जाने वाले रुकना है कि जाना है? रुक जाना है। अगर यहाँ पे अगर एक लाइट ऐसे एरो आपको ग्रीन ब्लिंक कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपको फ्री लेफ्ट है आपका। और ये फ्री लेफ्ट कहाँ रहता है, जो उस साइड से जो स्ट्राइट आने वाली जो ट्रैफिक है और इस तरफ से जो जाने वाली ट्रैफिक है, दोनों एक साथ में ऐसे टच होने के चांसेस जहाँ पे नहीं रहते हैं, बड़ी जहाँ पे रोड रहती है वहाँ पे फ्री लेफ्ट देते हैं। और जिस जगह पे सिर्फ ये लाइट चल रही है, आपको यहाँ से जाने का लेफ्ट में चांसेस है, आप जा रहे हैं तो आपको कोई रोकेगा नहीं, लेकिन वहाँ पे खड़ा रहेगा, फोटोग्राफी करते रहेगा, आपको रोकेगा नहीं, बस मानेगा 20 मिनट्स के बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि मैंने आपने सिग्नल जंप किया है। तो इसके लिए हमें ये बहुत ध्यान से हमें चलाना है। इसी हिसाब से आप देखेंगे नो पार्किंग जोन। नो पार्किंग जोन कैसे रहता है, आपको जिस जगह पे रोडें छोटी रहती है, अगर वहाँ पे यू टर्न रहता है तो आप वहाँ पे अगर गाड़ी पार्क कर देंगे तो जो यू टर्न लेने वाले एक तो आपकी गाड़ी को लगाते हुए चले जाएंगे, और यहाँ से जो स्ट्राइट जा रहे हैं ये लोग के लिए भी अड़चन बनेगी, क्योंकि ये यहाँ से ऐसे टर्न हो रहे हैं, आधी रोड पे ये आ जाएंगे, आधी रोड में आपने गाड़ी पार्क कर दिया है, और यहाँ से जो बंदा आ रहा है इसको जब जाने के लिए चांस नहीं मिलेगा, तो ये दोनों के बीच और आपकी गाड़ी के बीच में एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो कभी भी हमें ऐसी छोटी छोटी गलियों में या छोटी छोटी रोडों में जहाँ पे हेवी ट्रैफिक होता है वहाँ पे हमें गाड़ी नहीं पार्क करना चाहिए। जहाँ पे आपको पार्किंग जोन का बोर्ड लगा रहता है वहीं पे लगाना है। जहाँ पे आपको पार्किंग जोन का जो बोर्ड को काट दिया जाता है यहाँ पे नो पार्किंग है करके, आपको हरगिज़ वहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। अगर आप गाड़ी में भी नहीं रहेंगे तो आपकी एक फ़ोटो क्लिक कर दी जाएगी, वहाँ से आपको चलान आ जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। इस हिसाब से आप देखेंगे रॉन्ग साइड ड्राइविंग, बहुत से लोग क्या करते हैं, यू टर्न इधर ही है ना, चलो 10 कदम ऐसे उल्टा चले जाते हैं, कुछ नहीं होता है। लेकिन याद रखो, रॉन्ग साइड ड्राइविंग में अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको किसी किस्म का भी जो है ना क्लेम नहीं होएगा और आपकी सुनवाई नहीं है वहाँ पे, क्योंकि आपने रॉन्ग साइड से आ रहा है। जो बंदा आपको ठोका है उसकी तो गलती नहीं रहेगी, आपने रॉन्ग साइड से आया है तो आपकी भरपाई आप ही करना है, आगे वाले की भी भरपाई आपको ही करना है। तो इसके लिए देखो 2 सेकंड का है, अगर आप घूम के आ जाते तो ये नुकसान नहीं होता, सिर्फ
जस्ट 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के लिए आपने रॉन्ग साइड में आ गया है तो इतना बड़ा हेवी एक्सीडेंट जान जाने के चांसेस रहते हैं। और ओवर स्पीड कभी भी गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए। ओवर स्पीड चलाने की वजह से जो है ना रोड एक्सीडेंट होती है। आप अगर 50 के अंदर की गाड़ी चला रहे हैं तो आप सेफ रहेंगे, आपके सामने जो चल रहा है वो भी सेफ रहेगा। इसी हिसाब से आप देखें गाड़ी जब आप निकाल रहे हैं यहाँ पे अपने स्टेट में चला रहे हैं गाड़ी इसके अंदर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ कैरी करना है आपको। सबसे पहले तो आरसी होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, पोल्यूशन होना चाहिए। अगर आपका गाड़ी नया है तो 6 महीने तक तो उसको चांस रहेगा, पोल्यूशन फ्री रहेगी वो, और 6 महीने के बाद में आपको उसको कराना है। ये 4 चीज़ आपकी गाड़ी में होना मस्ट एंड शुड है। अगर आपको रोकेंगे, आपकी गाड़ी पे नंबर प्लेट लगा है, आपको रोकेंगे, आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर आपकी गाड़ी का चालान कटेगा। क्योंकि वहाँ पे 2 केसेस होते हैं आपके पास आरसी है लेकिन आपने कैरी नहीं किया है, मतलब गवर्नमेंट रूल को आपने फॉलो नहीं किया है, तो आपके 2 चालान कटेंगे इस तरह से। अगर आपकी गाड़ी टीआर नंबर पे चल रही है आपकी गाड़ी, तो देखें टीआर नंबर पे आप टीआर पेपर बताएंगे तो वो छोड़ देंगे। अब जब गाड़ी हम लोग खरीदते हैं तो जो कौन सा नंबर देते हैं, हमें टीआर नंबर देते हैं। टीआर नंबर पे कितनी दूर तक गाड़ी को घुमा सकते हैं हम लोग, 100 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही घूमना है, लेकिन हम हज़ारों किलोमीटर चले जाते हैं। तो ऐसे नहीं जाना चाहिए, वो कानून के खिलाफ होता है। इसके लिए 100 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही हमें। अब इसी हिसाब से देखेंगे सेक्शन 66/192 क्या बोलता है। ये अननोन पर्सन को कभी भी हम लिफ्ट नहीं देना चाहिए। या लिफ्ट देने की वजह से क्या होता है, हमारा जो भी है नुकसान करना पड़ता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सेक्शन 66/192 क्या बोल रहा है कि कोई भी अननोन आदमी को आपको नहीं देना। इसमें कई रीजन बताया गया है, जिसमें से 2 बताता हूँ मैं आपको। 2 व्हीलर लेके आप घर से बाहर निकले, बाहर आने के बाद में आपको क्या हो रहा है, एक बंदा ऐसे बताया, उसको बिठा के ले गए, ठीक है। अब आगे जाने के बाद में पुलिस का एक टिकट लगा है जहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो आपको तो चेक करेंगे, आपका बैग चेक करेंगे, आपको चेक करेंगे, आपकी गाड़ी चेक करेंगे, आप जेन्युइन है, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। लेकिन जो बंदे को आपने लिफ्ट दिया है उसका जब बैग खोलते हैं तो उसके अंदर ऐसी चीज़ें गन्ने निकली हैं, चाकू निकली, तो क्या पुलिस आपको बोलेगी आपने लिफ्ट दिया है, आप जाओ हम लोग इसको देख लेंगे, क्या बोलेंगे? चलो दोनों साथ में। इसी हिसाब से जब 2 व्हीलर जब चलाते हैं, पीछे जो बैठा रहता है उसको ग्रिप नहीं रहता है। एक्सीडेंट अगर होता है तो सबसे पहले कौन मर जाता है, जो पीछे वाला उछल जाता है, नीचे गिर जाता है, उसके ऊपर से गाड़ी चली जाती है, ऐसे जाता है। तो पंचनामा होता है, पुलिस वाले बुलाते हैं उनकी फैमिली को, क्या हुआ, बोले ऐसे ऐसे हो गया, ये चला रहा था, ये ऐसे एक्सीडेंट हो गया, ऐसे। उसको ऊपर से नीचे तक देखेंगे, बोले ये हमारा रिलेटिव नहीं है और ये मरा है जो है उसका फ्रेंड नहीं है। आप सोच रहे हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर, ऐसे करके गिरा दिया। तो ये दोनों रीजंस, ऐसे कई रीजंस बताया गया, ये दोनों रीजंस में आप क्या पता प्रूव कर सकते हैं कि मैंने इसको लिफ्ट दिया था? ऐसे कई रीजंस है इसके अंदर जो है ना, हम प्रूव नहीं कर सकते। इसके लिए सेक्शन क्या बोलता है, अननोन पर्सन को किसी को भी लिफ्ट नहीं देना है। अगर इस तरह से देंगे तो आपका केस बुक होएगा और इसके अंदर जेल जाने के चांसेस रहते हैं। तो हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना है। और रोड एक्सीडेंट जब होता है, रोड एक्सीडेंट में हमको हेल्प करना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि जो जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है उसको फर्स्ट एड करना है। और ये फर्स्ट एड में क्या है, सबसे पहले ब्लीडिंग को रोकना है, क्योंकि जब हैवी ब्लीडिंग हो जाती है तो जान चले जाने के चांसेस रहते हैं, जो भी हमारे पास में है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे वहाँ ऊपर में रखा है ना, एक येलो कलर का बॉक्स दिख रहा है ना, वो फर्स्ट एड बॉक्स है। इसके अंदर जो है ना आपको बैंडेज वगैरह सब रहता है। तो हम लोग तो 20 लाख की गाड़ी खरीदते हैं, वो बंदे हमें कितना सा देते हैं फर्स्ट एड बॉक्स, हमारे फिंगर को भी नहीं आएगा, उतना ही देते हैं। कम से कम उतना होना चाहिए। अगर हमारी कार में नहीं है तो हम खरीद के ऐसे रखना चाहिए, क्योंकि हमें ही नहीं किसी और के लिए भी हेल्प करने के लिए काम आएगा। तो याद रखो, किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, तो वो एक्सीडेंट होने के टाइम से 1 आवर को बोलते हैं गोल्डन आवर। अगर उस बंदे को आप हॉस्पिटलाइज कर दिए, मतलब उसको ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए, तो उसकी जान बच सकती है, तो आप उसकी जान बचा सकते हैं। तो इसके लिए जो है ना, कहीं भी एक्सीडेंट होएगा तो हमें हेल्प करना चाहिए। ऐसे मोमेंट में आप अपनी कार में उनको ले जा सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ जाने के बाद में ओपी जो लिखाते हैं ना, वहाँ पे आपको वो हेल्प करती है। अगर आप रेड सिग्नल भी है तो रेड सिग्नल को भी क्रॉस करके चले जा सकते हैं। चलान तो बनेगा ही, लेकिन आप वो रीज़न दिखा सकते हैं, टाइम मैच करते हैं वो लोग, ये रीज़न के लिए हम लोग वहाँ पे गए थे, तो वो लोग फिर वहाँ से डिलीट कर देते हैं। और गवर्नमेंट भी हमारी बोल रही है कि अगर रोड पे अगर एक्सीडेंट हो तो ऐसे देख के मत जाइए, आप उन लोग को हेल्प कीजिए, क्योंकि किसी की भी फैमिली रहती है, अगर वो बंदा मर जाएगा तो उसकी फैमिली सफ़र होगी, इसी हिसाब से रहती है।
और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे, टायर ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं। आप देख सकते हैं टायर ब्लास्ट होता है, कंपनी डिफेक्ट हो सकता है, या कोई चीज़ उसमें कील चुभने की वजह से भी हो सकता है। हमेशा दोनों हाथ से ड्राइव करना है हमें। ये दोनों हाथ से ड्राइव करने के टाइम पे हमें अगर मान लो कि राइट साइड का टायर ब्लास्ट हो गया तो हमारी स्टीयरिंग सडनली इस तरफ घूम जाएगी, समझ गए। इसके लिए हमें क्या करना है, दोनों हाथ से जब चलाएंगे तो अगर हमारा राइट का टायर ब्लास्ट हो गया तो हम उसको दोनों हाथ से क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ दबा के रखेंगे और ब्रेक नहीं मारेंगे। कभी भी याद रखो, एक्सीलेटर को नहीं छोड़ना है और ब्रेक को नहीं मारना है। अगर आप एक्सीलेटर को छोड़ देंगे तो क्या होगा, जो हाईवे में आप चल रहे हैं उसी लाइन में आपकी गाड़ी रुक जाएगी। पीछे से जो हैवी स्पीड से जो आ रहा है वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि गाड़ी बीच में रोका है करके, तो पीछे से उसी स्पीड से आके ठोकेगा। इसके लिए हमें क्या करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टीयरिंग को घुमाना है और वहाँ पे एक्सीलेटर को दबा के रखना है, क्योंकि कार और आगे चलना है हमारी, ठीक है। तो उसी हिसाब से चलते हुए हमें क्या करना है, सेंटर मिरर में देखना है कि हमारे पीछे कोई आ रहा है क्या। उसके बाद लेफ्ट इंडिकेटर लगाना है, लेन बाई लेन हमें चेंज करते हुए कहाँ आना है, सेफ जोन में आना है। अब यहाँ पे ब्रेक किस लिए नहीं मारना है, देखो चारों टायर जब सही रहते हैं तो गाड़ी का लेवल सही रहता है। जब ये टायर ब्लास्ट होता है तो यहाँ से गाड़ी ऐसे बैठ जाती है, ठीक है। ये तीनों टायर जो है ना सामने की तरफ ढकेलते रहते हैं। ये टायर ब्लास्ट होके क्या हो रहा है, ये रुका पड़ा है ना, ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक होके है। तो ये इसको क्या होता है, यहाँ पे अपने को यहाँ पे क्या होता है, ये ऑलरेडी इसमें ब्रेक होके है ना यहाँ पे, तो ये टायर ऐसे डाउन होके रहता है, गाड़ी भी डाउन होके रहती है। जब आप यहाँ पे ब्रेक मारेंगे तो सबसे ज्यादा ब्रेक कौन से टायर में लगेगा, राइट साइड के टायर में लगेगा। जैसे ये जाम हो जाएगा, कार जो है ना यहाँ से ऐसे उठ के पलटी मार के यहाँ से डिवाइडर के उस तरफ चली जाएगी। इसके लिए मैं बताता हूँ ना, इससे पहले ही बताया ना कि जो टायर ब्लास्ट होने के बाद कार जो पलटी मार रही है उसका मेन रीजन क्या है, ड्राइवर की वजह से मार रही है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है। और आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कि अभी मैं बताया था आपको हार्मफुल इंडिकेशन, ये हार्मफुल इंडिकेशन जितने भी आ रही है ना, ये आपको गाड़ी में फायर मतलब फ्लेम आ जाता है आपको। तो देख रहे हैं आपको रनिंग में ये इनमें से कोई भी अगर इंडिकेशन आ रहा है आपको, तो आपको करना ये चाहिए कि अपनी गाड़ी का लेफ्ट इंडिकेटर लगाए और साइड में अपनी गाड़ी को ले और साइड में रोक दें। और आपको अगर पता है इसके बारे में तो आप वहाँ पे कुछ देख सकते हैं, कुछ वायरिंग वगैरह कुछ फ्लेम पकड़ा है क्या उसको, या नहीं तो आप अपने सर्विस सेंटर पे कॉल करके उन लोग को बुला के कर सकते हैं। ये हार्मफुल इंडिकेशंस कार स्टार्ट करने के बाद, इंजन जब स्टार्ट हो जाएगा सारी चली जानी चाहिए। इनमें से कौन सा भी एक जल रहा है तो आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है, तो गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए। उसके बाद क्या होएगा, कार के अंदर फ्लेम आ जाएगा। जब फ्लेम आ जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी हिसाब से आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। इसी हिसाब से कार जब जाके कार पानी में गिर जाती है, कार जब जाके पानी में गिरती है, कैसे गिरती है, ऐसे साइड में गिरती है, ऐसे गिरती है, ऐसे गिरती है, नहीं गिरती है, कार जाके ऐसे ही गिरती है। जब पानी में अंदर गिर जाएगी तो नीचे कीचड़ में घुस जाती है ऐसे गाड़ी, ठीक है। अगर आपका एक्सीडेंट मतलब कार कहीं डैश हो गई, या नहीं तो कार पलटी मार दी, यानी कार में फ्लेम आ रहा है, यहाँ पे क्या होता है कि आप रोड के ऊपर रहते हैं, आपको लोग देखते रहते हैं, तो वो लोग भी आके हेल्प करेंगे, यानी तो आप खुद ही जो है ना विजिबल रहता है, आप आके हेल्प करेंगे। तो रोड के ऊपर जब एक्सीडेंट होता है तो आपको 5 मिनट का टाइम रहता है, लेकिन जब कार पानी में गिर जाती है तो आपको उतना टाइम नहीं रहता है। तो यहाँ पे करना क्या चाहिए, हमें इमीडिएटली रिएक्ट होना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वाटर अंदर आ जाता है, वहाँ पे आपको ऑक्सीजन रहता है बाहर रहने के लिए। यहाँ पे क्या जब वाटर अंदर आ जाता है तो ऑक्सीजन नहीं रहता है। इमीडिएटली आपको हेडरेस्ट निकालना है बाहर, कौन सा, सीट के पीछे जो हेडरेस्ट रहता है वो हेडरेस्ट को निकालना है, और उसके बाद में उसके जो 2 रॉड रहते हैं वो रॉड से आपको शीशा तोड़ के बाहर आना है। अगर रोड के ऊपर अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो आप हेडरेस्ट निकालें, आपको पता चलेगा मैं ये शीशे से बाहर निकल सकता हूँ। एक बार आप खोलते हैं उसको, पोल गिर जाएगा, उसके बाद में वहाँ से आप जो है ना बाहर आ जा सकते हैं अगर ऊपर रहें। तो याद रखो, कभी भी गाड़ी टूट जाएगी, पलटी मारेगी, फ्लेम आ जाएगा, डोर खोलने की चांस नहीं ट्राई करना है हमें। यहाँ पे वन एंड ओनली शीशा तोड़ के हमको बाहर निकल जाना है, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो ये हमारे जो रिमोट वाला सिस्टम रखते हैं हम लोग, वो गन एक्टिव हो जाते हैं और आपके विंडोज एंड डोर्स नहीं खुलते हैं। तो वन एंड ओनली अगर हम भी बाहर से किसी को बचाना चाह रहे हैं तो शीशा तोड़ के इसको बाहर निकालना है, ये नहीं वहाँ पे डोर रॉड वॉड डाल के सब पूरा कोशिश नहीं करना चाहिए, इसी तरह से करना चाहिए। अब जब पानी में गिर जाती है गाड़ी तो साइड वाले शीशे जो है नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि पानी में रहती है गाड़ी, अंदर और तेजी से पानी अंदर आ जाएगा। और सामने वाला भी नहीं करना है, क्योंकि जब गिरती है गाड़ी तो चीकड़ पूरा ऐसा जो है ना पानी में आ जाता है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, हेडरेस्ट को ले लेना है
और उसको सीट के सपोर्ट से जो है ना कहाँ, पीछे के शीशे के पास आना है, पीछे के शीशे को तोड़ के बाहर निकलना है और यहाँ आके आपको रुकना है गाड़ी के ऊपर, और दोनों पैर से अपने इसको फोर्स देते हुए पानी के ऊपर की तरफ लाना है। या और भी पैसेंजर्स अंदर की तरफ है तो उनको बाहर निकाल के एक एक बंदे को ऊपर की तरफ निकालना है। तो देखो यहाँ पे सारी चीज़ों में हमें क्या हेल्प कर रहा है बाहर निकलने के लिए, किस चीज़ से शीशा तोड़ रहे हैं हम लोग, हेडरेस्ट। बहुत सारी गाड़ियों में हेडरेस्ट नहीं रहता है, इनबिल्ट कर देता है, कंपनी ने इनबिल्ट किया है। तो इनबिल्ट करने वाली कंपनियां क्या करती हैं, अपने कस्टमर्स के लिए ऐसे सेफ्टी टूल देती है जिसमें 3 पार्ट रहते हैं। ये बेल्ट काटने के लिए होता है, बेल्ट उठाए इसके अंदर रखिए, काट दिए, फ्री हो जाएंगे हम लोग, है ना। उसके बाद में यहाँ से एक बार मारेंगे ऐसे शीशा टूट जाएगा, दोबारा बार मारेंगे तो फिर यहाँ से टूट जाएगा। आप देखें कि कार के जो शीशे होते हैं एक बार लगने में जो है ना वो पीसेस बन के ऊपर नहीं आते हैं, वहीं पर रुका रहता है। वो इसलिए रहता है, कार चलती में आगे से कोई पत्थर या कोई चीज़ लगे तो पैसेंजर के आंख में नहीं जाना चाहिए, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, उसकी लेयर देते हैं। सेकंड अटैम्प्ट जब करते हैं हम लोग तब वो लेयर कट होके जो है ना होल गिर जाता है, वहाँ से हम बाहर आ सकते हैं। इसी हिसाब से आप देखेंगे ब्रेक फेल हुआ है करके कैसे पता चलेगा। अभी ब्रेक को आप करेंगे तो ब्रेक एक प्लेस में जाके होल्ड हो जाता है ना, क्लच पूरा नीचे तक चला जाता है। जिस तरह से ब्रेक भी क्लच जैसा हो जाए तो समझो कि ब्रेक फेल हो गया, अंदर चला जाता है, कार चलती रहती है। तो ये होने से पहले आपको इसमें थोड़े सिम्टम्स आते हैं, जैसे आप ब्रेक दबा के रखेंगे तो पैर ऐसे नीचे चला जाते रहता है अपने आप, तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि भाई ब्रेक फेल होने वाला है, तो आप इमीडिएटली सर्विस सेंटर को देना है। अब ब्रेक फेल होने के बाद में कैसे गाड़ी को चलाना, सडनली आपने ब्रेक कर दिया, गाड़ी स्पीड में आगे ट्रैफिक है, रुकी पड़ी है ट्रैफिक, आप यहाँ से जा रहे हैं, ब्रेक मार रहे हैं, नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है, 100 से 150 के बीच में आपकी स्पीड है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जो गियर में है उस गियर से गियर्स डाउन करते हुए क्लच को धड़ल्ले से छोड़ते हुए आना है। जैसे गियर क्लच दबाए, गियर अभी 5th गियर में है, आप क्या लगा रहे हैं, आप वहाँ पे 4th गियर, क्लच छोड़ देना है। क्लच धड़ल्ले से छोड़ने पे क्या होता है, ब्रेक लगाए जैसा गाड़ी ऐसे हो जाती है ना, ऐसे डाउन गियर करते हुए क्लच को छोड़ देना है। जब आपकी स्पीड कम पड़ेगी उस टाइम पे आपको हैंड ब्रेक खींचना है। वो हाई स्पीड में अगर हैंड ब्रेक खींचेंगे तो सिनेमा में कार ऐसे घूमती है ना, इस तरह से घूम के फिर पलटी मारना स्टार्ट करेगी। तो स्लो स्पीड रहने के टाइम पे आपको ऐसे करना है। अगर आपकी स्पीड कम है, आपका ब्रेक अगर फेल हो गया, बटन को प्रेस करके इसको once again कम, जिस तरह से आप यहाँ से ब्रेक को कर रहे हैं ना उसी तरह से यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। बटन दबाए, एक बार खींचे स्लो हो जाएगी, फिर से एक बार खींचे स्लो हो जाएगी, फिर से एक बार खींचे आपकी गाड़ी रुक जाएगी। तो ये हैंड ब्रेक आपको अप्लाई करने का तरीका है ब्रेक फेल होने का। अब दूसरी चीज है सडनली डोर जो ओपन करते हैं। अब बताइए डोर पे कितने स्टेप होते हैं, डोर में कितने स्टेप होते हैं, 2 स्टेप होते हैं। एक फर्स्ट वाला होता है, दूसरा 90 डिग्री खुलता है। 90 डिग्री जो खुलता है वो हमारा नहीं, वो किसका है, कंपनी का है। कंपनी जो अंदर सीटें वगैरह रखी है वो बाहर निकाल के क्लीन करके फिर वापस फिक्स करने के लिए, उसके लिए है। जो फर्स्ट स्टेप है वही हमारा, ठीक है। अब हम लोग कार में कैसे बैठते हैं, फर्स्ट डे बैठते हैं, मुश्किल नहीं है, राइट लेग अंदर डालते हैं। जो पहली बार कार में चल रहे हैं तो सेंटीमेंट रहता है, राइट लेग डाल के ऐसे चढ़ते हैं, लग जाता है यहाँ पे। फर्स्ट डे है, मुश्किल नहीं है, चल जाता है, क्योंकि हम इंडियंस है तो हमारे को सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसके लिए चल जाता है। लेकिन कार में बैठने का तरीका है, सबसे पहले बैठ जाए, उसके बाद पैर अंदर लें, डोर ये बैठने का तरीका। उतरने का तरीका क्या है, फर्स्ट स्टेप खोलें, ठीक है। हम लोग कैसे करते हैं, अभी चप्पल निकाल के गाड़ी चला रहे हैं ना, तो सबसे पहले जो है ना डोर खोलते हैं, चप्पल बाहर डालते हैं, उसके बाद में फिर उतर के खड़े रहते हैं। ये ऐसे नहीं, तो उतरने का भी तरीका है। सबसे पहले हम डोर कैसे खोलें, डोर खोलने का तरीका क्या है, 90 डिग्री से आपको टर्न हो जाना है, राइट हैंड से आपको हैंडल को होल्ड करना है, लेफ्ट हैंड से नॉब को, ठीक है। खोलने से पहले आपके राइट शोल्डर पे से देखना है, आपको सीट बेल्ट के पास से पीछे के शीशे से दिखेगा कि कोई आ रहा है क्या, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ से कंफर्म करना है राइट व्यू मिरर में आपको कोई आपके बगल में ठहरा है क्या। उसके बाद में आपको क्या करना है, नॉब को ओपन करना है, वहाँ से फर्स्ट स्टेप को खोलना है, डोर के फर्स्ट स्टेप को खोलना है, कोई नहीं आ रहा है। उसके बाद आप कार से उतरेंगे, कार से दोनों पैर आपके बाहर रख के उतरेंगे और कार आपके पीछे रहेगी और आप यहाँ पे डोर के पास खड़े रहेंगे, तो आपका फेस इस तरफ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मिस्टेक, डोर के इस तरफ आके यहाँ से डोर को क्लोज करते हैं, राइट। तो ये नहीं करना चाहिए कभी भी,
यहाँ पे डोर से आप उतर के इस तरफ को चलना है, आप किस तरफ को, पीछे की तरफ। अब मैंने कार से बाहर उतरा है, ठीक है, डोर मेरा खुला है इस तरह से। अब मैं यहाँ से 2 स्टेप्स किधर जा रहा हूँ, पीछे के टायर की तरफ जा रहा हूँ और अपने लेफ्ट हैंड से मैं डोर को क्लोज कर रहा हूँ। ये इसलिए कर रहे हैं हम लोग, हम ये पूरा करने के टाइम पे अगर कोई बंदा यहाँ से चला जाएगा हमारे करीब से, तो हम डोर के अंदर साइड में रहेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर टच होएगा तो डोर को टच होएगा, ठीक है। इसी तरह से मेडचल डिस्ट्रिक्ट में कोरोना से पहले एक बंदा जो ये शेयरिंग ऑटो वाला रहता, डोर ऐसे खोल दिया बिना देखे, वहाँ से एक फैमिली जा रही थी, उसको लग गया और वो फैमिली राइट साइड में गिर गई। उसी टाइम पे साइड से एक लॉरी जा रहा था, उनके ऊपर से चली गई और स्पॉट डेड हो गया उन लोग से। तो ये ड्राइवर तो इसकी मिस्टेक, एक छोटी सी मिस्टेक, देख के नहीं खोला, देख के खोलता तो वो लोग की जान नहीं जाती, ये जेल नहीं जाता। अब देखो 2 फैमिली सफर हो गई, ये तो जेल चला गया और वो दोनों उसकी फैमिली के बच्चे तो रोड पे आते हैं। तो इसके लिए हमें देखना चाहिए, खोलने से पहले हमें ये करना है। और एक बात याद रखो, हम अगर कार चला रहे हैं, हमारे साथ में और लोग बैठे हैं, तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, डोर खोलने से पहले ड्राइवर बताना चाहिए कि भैया तुम डोर देख के खोलो, और आप कंफर्म करना है कि भाई राइट साइड से कोई नहीं आ रहा है। और हमेशा पैसेंजर्स को लेफ्ट में ही उतारना है, राइट से उतरने नहीं देना है, क्योंकि अपने पास में बाइकर्स वो लोग बहुत बेहतर तरीके से आते हैं, रोड एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब कार हम लोग चला रहे हैं तो पानी अगर आपको पीना है तो कार को रोक के पीना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बॉटल ऐसे उठाते हैं, लगाते हैं, जब वापस पलट के जब आते हैं तो विजन डिस्टर्ब होता है और गाड़ी राइट में या लेफ्ट में जाके डिवाइडर से टकरा के रोड एक्सीडेंट हो जाता है। तो कभी भी ये पानी है या कोई लोग सिगरेट पीते हैं, वो लोग सिगरेट मुँह में रख के ऐसे चलाते हैं, ये सब तो क्या है ना, ये ड्राइविंग में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो कभी भी आपको अगर पानी पीना है या सिगरेट पीना है, कुछ भी पीना है, गाड़ी को साइड में लें, गाड़ी से उतर जाए और उसके बाद में जो भी करना है आप करें। तो 5 मिनट रेस्ट ले लें। आप बहुत से बहुत आप पानी पीने में 10 मिनट लगेगा, लेकिन जान से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोबाइल ऑपरेट करना है या ऐसी सारी चीज़ें हैं वो नहीं करना चाहिए। इसी हिसाब से म्यूज़िक भी जो है ना, बहुत से लोग करते हैं कि ड्राइवर को ये लगाने को बोल देते हैं, लेकिन बाजू जो बैठा खाली बैठा रहता है उसको बोलना चाहिए लगाने के। ये बंदा क्या करेगा, ड्राइविंग छोड़ देगा, इधर देखते हुए लगाएगा, वहाँ पे घुस जाएगी गाड़ी। तो इसके लिए ड्राइवर सिर्फ ड्राइव करने के लिए म्यूज़िक लगाना है, और जो भी काम करना है जो बाजू में बैठा रहता है वो बंदा कर सकता है। इसके लिए हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें लाउड म्यूज़िक भी नहीं लगाना है, क्योंकि लाउड म्यूज़िक लगाने की वजह से क्या होता है, पीछे से अगर कोई बंदा आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मैं ओवरटेक करना चाह रहा हूँ, या पीछे से कोई एम्बुलेंस आ रही है, पुलिस की गाड़ी आ रही है, आपको सुनाई नहीं देगा। म्यूज़िक सिस्टम लगा है कार के अंदर बैठे वालों को सुनने के लिए, बाहर वालों के लिए नहीं है। इसके लिए हमें कम साउंड रख के जो है ना म्यूज़िक सीखना है। इसी हिसाब से जो है ना ड्रंक एंड ड्राइव भी नहीं करना चाहिए। आपको ये चीज़ का पता नहीं होएगा कि जो बंदा कार चला रहा है, अगर वो ड्रंक करके चला रहा है, पी के चला रहा है, तो उसकी गलती कम रहेगी, जो साथ में बैठे हैं उनकी गलती ज़्यादा रहेगी। सबसे पहले इनको अंदर डालें। इसके लिए जो है ना हमें, जो बंदा गाड़ी चला रहा है अगर वो दारू पी के है तो भैया तो पीछे बैठ जा, हम लोग चलाएंगे करके हम चलाना चाहिए। इसके लिए कानून भी यही बोलता है, उसने तो गलती की थी, लेकिन आप देखते हुए उसको क्यों चलाने दिए। इसके लिए आप सबसे पहले अंदर जाएंगे, उसके बाद में वो जाएगा। इसी हिसाब से जो है ना घर पे बच्चे लोग रहते हैं, अंडर एज वाले बच्चे रहते हैं, थोड़े फास्ट रहते हैं, वो लोग चलाते हैं गाड़ी, तो हम उनको एनकरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एनकरेज करने की वजह से जो है ना रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर माइनर बच्चे कहीं पे रोड एक्सीडेंट करते हैं तो फिर पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, फिर वो जॉब्स के लिए उसके लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इसके लिए हमें अंडर एज वाले बच्चों से जो चाबी होती है हमारी कार की या बाइक की, बहुत सेफ रखना चाहिए, इनको नहीं देना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर आप रेटेड कम्युनिटी में भी रहते हैं, वो अंदर की तरफ भी किसी को ठोक देवें या कुछ कर देवें, फिर वो लोग केस करते हैं, पुलिस केस करती है, बच्चों के लिए प्रॉब्लम होता है। और अंडर एज के बच्चों को गाड़ी भी नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि वो लोग जब सीख जाते हैं तो क्या करते हैं, मन करता है उनका लेके बाहर निकलने के लिए, ऐसे भी हम लोग चाबियाँ ऐसे वहाँ यहाँ टांग के रख देते हैं, वो लेके निकलते हैं बाहर, तो फिर बाद में फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इसी हिसाब से आप देखेंगे थोड़े सेक्शंस यहाँ पे लिखते हैं नीचे, आपको जो पेज दिया गया है यहाँ पे नीचे लिखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं विदाउट हेलमेट, अगर हेलमेट के बिना पकड़े गए, आपके पास हेलमेट नहीं है, तो आपका एक सेक्शन बन रहा है 184। आपके पास है लेकिन आपने टैंक में, यानी तो पीछे जो है ना, या नीचे पीछे जो नीचे की तरफ आपके पास हेलमेट है लेकिन आपने पहना नहीं है जानबूझ के, तो
तो नीचे कितना नहीं नीचे ठीक है। आपने है लेकिन आपने पहना नहीं है, तो फिर आपके दो बन रहे हैं वहाँ पे। चलान देखो 129/177 बन रहा है। और मिरर को आपने ओपन किया है लेकिन सही से सेट करके नहीं रखा है। फिर यहाँ पे मिरर है लेकिन आपने उसको सही नहीं सेट किया, फिर दो बन रहे हैं आपके। कौन से 177/14 बन रहा है आपका। इसी हिसाब से आपकी गाड़ी में नंबर प्लेट लगा है, आपको रोका गया है, आपकी गाड़ी पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो फिर आपकी गाड़ी पे नंबर प्लेट है, रजिस्ट्रेशन है, आरटीओ ने दिया है लेकिन आपने कैरी नहीं किया, फिर यहाँ पे बन रहा है आपका 130/177। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में देख के चलाना है। और कभी भी याद रखो कि ओवर स्पीड में ही एक्सीडेंट होता है, ओवर स्पीड हमें गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। और इसी हिसाब से आपको कहीं पे भी अगर ड्राइविंग करने के टाइम पे अगर कोई डाउट आएगा या कुछ भी आएगा, एक से दूसरी बार आप अपने इंस्ट्रक्टर को पूछ सकते हैं। अगर कोई लोग मॉर्निंग 6 o'clock में अगर टाइमिंग ले रहे हैं क्लासेस, तो उनकी कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बाकी स्टूडेंट से कंपेयर करेंगे तो लो रहेगी। क्यों लो रहेगी? ट्रैफिक नहीं रहेगा, क्योंकि उनको बताने के लिए कुछ नहीं रहेगा, आपको करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो इसके लिए अगर कोई ऐसे मॉर्निंग 6 में ले रहे हैं तो अपनी टाइमिंग को बदल के लिए लीजिए। यानी आप 8:30 को ऑफिस चले जाते हैं, जमेगा नहीं, तो सैटरडेज आप जो है ना अपनी टाइमिंग को बदल के ले सकते हैं। आप अपने इंस्ट्रक्टर से भी बता सकते हैं, वरना आप रिसेप्शन पे यहाँ पे कॉल करके बताएंगे तो ये लोग आपको एड्रेस लग के देंगे। क्योंकि ट्रैफिक में चलाना भी बहुत ज़रूरी है। जितना ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़्यादा ऑपरेट करेंगे उतना आपको अच्छे से चलाने के लिए आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, बहुत से लोग इधर अमीरपुर अंदर की तरफ इधर रहते हैं, वो बाहर आने में जो है ना वो लोग को क्लास हो जाता है। थोड़ा सा क्लासेस यहाँ पे चंदननगर ट्रैफिक में भी चलाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि ये हेवी ट्रैफिक रहती है, बम्पर टू बम्पर यहीं पे ट्रैफिक रहती है। तो थोड़ा वहाँ से चंद क्लासेस के लिए यहाँ इंस्टीट्यूट के पास में आके भी सीखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रैफिक में चलाना भी बहुत रहता है। क्योंकि 6 किलोमीटर ऐसे बाहर आने के फिर अंदर जाने तक खत्म हो जाता है। तो हमें ट्रैफिक में चलाना आना चाहिए, क्योंकि कल को आप जो अपनी गाड़ी लेके निकलेंगे 9 बजे के बाद में बाहर निकलेंगे ऑफिस जाने के लिए, जब कार लेके बाहर रोड पे आ जाओगे, देखोगे तो ट्रैफिक से आप डर जाओगे, तो चला नहीं पाओगे, तो प्रॉब्लम आएगा। तो मॉर्निंग से जितने भी लोग आ रहे हैं वो लोग अपनी टाइमिंग को बदल के आ सकते हैं। सेम क्लास रहेगी। और नेक्स्ट जो संडे आएगा उसमें तेलुगु वाली क्लास रहेगी, फिर उसके नेक्स्ट जो आएगा उसमें हिंदी वाली रहेगी। और कुछ क्लास में अगर आपको डाउट आएगी, नेक्स्ट लेने वाली क्लासों में और कुछ डाउट आएगा आपको, नेक्स्ट क्लास में जब आते हैं